बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुरो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो आवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें क्योंकि सर्दी बहुत बढ़ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि पाकिस्तान में, पंजाब के एरिया में और सिंध के एरिया में सर्दी बड़े थोड़े वक्त के लिए आती है, तो इंजॉय करना अच्छी बात है। वैसे तो गर्मी का राज होता है। अब तो सर्दियों में भी स्मॉग आने लग पड़ी है। एक तो सर्दी पहले आती बड़े कम वक्त के लिए और जितने वक्त के लिए आती है उसमें भी आधा वक्त जो सर्दी में वो स्मॉग में। लेकिन मोस्टली एरियाज ऐसे हैं अजीम, वहाँ पर स्मॉग नहीं है, वहाँ पर फॉग होती है, इतना प्यारा मौसम होता है। खास तौर पर वो जहाँ पर खेत खलियान हैं, वो इलाके इतने खूबसूरत होते हैं। शहरों से दूर दराज के इलाके होंगे। जब आप सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि फॉग है और ग्रीनरी है और वो गाँव का माहौल है, तो वो एक खुशबू और मिट्टी की खुशबू। लेकिन शहर बानो ऐसा माहौल हर एक को नसीब नहीं है ना, हर कोई इतना खुश नसीब नहीं है। बस बड़े शहरों में जो लाइफ है ना वो आपके सामने ही है, जिस तरह से दौड़ लगी लोग वहाँ के लोग कहते हैं कि हम बड़े शहरों में सेटल हो जाएं और बड़े शहरों वाले कहते हैं कि हम वापस चले जाएं और अपने नेचर के करीब जिंदगी गुजारें, जो कि बड़ी अच्छी जिंदगी है। तो सर्दी है, अपना खास ख्याल रखें। तो अजीम, मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने एंकर होने का फ़ायदा उठाया हो या आपकी कोई बात डिस्कस हो रही हो और उनको ये पता ना हो कि वो आप ही हैं और आप एंजॉय कर रहे हो कि इट्स ओके, तो मैं यूं करूं? मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने कभी फ़ायदा नहीं उठाया टू बी वेरी ऑनेस्ट एंकर होने का। सिवाय ये कि अगर कहीं पे दोस्त यारों की कोई महफिल है या घर में कोई महफिल है और वहाँ पे कोई करंट अफेयर का कोई टॉपिक डिस्कस हो रहा है या मुल्क के हालात में डिस्कस हो रहे हैं, तो वो सब ऐसे पूछ लेते हैं ना कि यार आपसे पूछते हैं, भैया आपको ज़्यादा पता होगा। जैसे लोग इस तरह पूछते हैं ना कि आप क्योंकि फील्ड में हैं तो आपके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगी, सब कुछ। हाँ, आपको तो पता होगा। ऐसा अक्सर और कभी ऐसा हुआ कि आपने बताया और वो गलत निकल आया, तो यार तुम तो गलत बताते हो, तुम कैसे साथ? हमारे पास भी कई दफा उतनी ही इन्फॉर्मेशन होती है जितनी सामने वाले के पास होती है। तो हमें ये थोड़ा एडवांटेज मिलता है क्योंकि लोगों को लगता है कि मीडिया में टीवी पे आते हैं तो इनके पास थोड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन ज्यादा ना, तो किसी भी जैसे इलेक्शन आने वाले हैं भाईजान, आपको तो पता होगा कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, फिर ऐसे ही है, क्या हो रहा है, किस हल्के में कौन जीतेगा। तो आई वाज लाइक, इस तरह के सवाल होते हैं। जर्नलिस्ट अंतर्यामी तो नहीं होते ना, पता चलेगा वो कोई मतलब आपके साथ हुआ शहर बानो, वैसे आपके साथ तो हुआ होगा। हाँ, मेरे साथ ये हुआ है कुछ इस तरह से कि लाइक मैं वैसे मुझे खुशी भी हुई है, मुझे हंसी भी आएगी, तारीफ थी या बेइज्जती। मैं एक मॉल में गई और वहाँ पर कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने कहा आप शहर बानो अवान की, मैं खुशी हो रही, आप उनकी बहन है ना? अच्छा। मैंने आगे से कहा जी, तो उन्होंने कहा हाँ आपकी शक्ल उनसे मिलती है। मैंने कहा, बाद में मुझे ख्याल आया कि मैंने मेकअप नहीं किया हुआ था। मैंने कहा ठीक है। नहीं, सही बात है। मेरे साथ एक दफा हुआ था इस तरह से, लेकिन वो मेरा वॉइस ओवर था। एक रिपोर्ट थी बड़ी अच्छी, उस पे एक वॉइस ओवर था और वो किसी साहब ने दिखाया, कहते हैं यार ये ना इतना अच्छा वॉइस ओवर, हाँ, कि मुझे आवाज बड़ी पसंद है, ये पता है किसकी है। तुम इस तरह से हुआ था। तो तुमने उस वक्त कहा होगा और मैं हूँ अजीम राना। मैंने भी उल्टा आपकी तरह ही ना, मैंने भी कह दी, मैंने कहा हाँ आवाज तो बहुत अच्छी है, बड़ी शानदार आवाज है। मैंने नहीं बोला मेरी। सही तो इस तरह से होता है। लेकिन आपने एडवांटेज लिया कभी अपने एंकर होने का? नहीं, ऐसा कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं। हाँ, कुछ जगहों पे लाइक सैलून, हाँ सैलून में अगर जाए तो वहाँ पर हम बता देते हैं कि हम एंकर हैं, ताकि हमें जो सहूलत मिलनी है वो थोड़ी अच्छा प्रोटोकॉल मिल जाए। और प्रोटोकॉल तो नहीं, खैर प्रोटोकॉल तो मिलता है अब सैलून में, सबको ही मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए तो उसके लिए फिर हम बताते हैं कि हम लाइक अगर किसी को नहीं शहर मानो कभी शॉपिंग के लिए गई हूँ और वहाँ पे आपने बोला यार ये फलां ड्रेस है, भाई साहब मैं टीवी पे आती हूँ और मुझे आप जो है ना इतने पैसे कम करें और मैंने ये ड्रेस पहननी है, तो उसमें आपकी भी मशहूरी हो जाएगी। हाँ, ये तो हुआ। और कहीं भी फोन पे निकाल के दिखाया कि ये मैं हूँ। हाँ, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो इससे मिलती जुलती खबर है जी। अगर लोग आपके काम की तारीफ करें, से सराहें, तो आपको यकीनन अच्छा लगता है, आपको खुशी होती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। रैपर हैं, गुलकारा हैं एवा बी, उनके साथ हुआ है कि वो एक रिक्शे में सवार हुई और उस रिक्शे में जो गाना चल रहा था कनायारी, वो लगा हुआ था, उसमें वो रैप कर रही थी, उनका रैप चल रहा था। उन्होंने वो वीडियो बनाई और उस पर इंस्टाग्राम पे पोस्ट की और लिखा कि अब रिक्शे वाले भाई को मैं कैसे बताऊं कि ये गाना तो हमारा ही है। लेकिन ये भी अगर चाहती भी तो नहीं बता सकती थी क्योंकि वो बुर्का पहनती है। हाँ। उन्हें कैसे पहचानते लोग? मेरे ख्याल से शहरबानो इससे ज्यादा एक्साइटमेंट आपको नहीं होती वाकई कि आपके काम को जब सराहा जा रहा हो और आप एंजॉय कर रहे हो, बता भी नहीं सकते कि ये मैं हूँ और आपको मजा आ रहा है कि ये तो एंजॉय करें। चले जी, मेरा गाया हुआ गाना ये रिक्शे वाले साहब इतने मजे से सुन रहे हैं। मैं वही बात कर रहा था आपसे भी कि एवा बी को अगर वो वैसे भी कहीं जाए तो कौन कैसे पहचानेगा किसी? ये वो हिजाब वगैरह करती है। तो बहरहाल ये है इंटरेस्टिंग स्टोरी। और अब एक थोड़ी सी कह लें कि मायूस कुन खबर, और वो ये कि हुकूमत की जानिब से अवाम को बिजली के झटके देने का सिलसिला मुसलसल जारी है और नेपरा ने बिजली मजीद ₹1.15 फी यूनिट महंगी कर दी है। कीमतों में इजाफा समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है।
बिजली की कीमतों में इजाफे का इतला के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर अब किया जाएगा। और नेपरा की जानिब से बताया गया है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतला 1 जनवरी 2024 से होगा, जो मार्च 2024 तक लागू रहेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मतलब ये अभी हम पिछले साल से पिछले 6 महीने से कोई 5-6 दफा तो बिजली के रेट बढ़ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे और इतने नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। और अब जनवरी में 2024 में कीमतें कम हो रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कह रहे हैं कि जो ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, और यहाँ पर ये बिजली बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि बैलेंस कर रहे हैं कि आवाम जो है वो कहीं सुकून का सांस ना ले सके, तो ये बैलेंस किया जा रहा है। और मुझे शायद मानो आज तक एक बात मुझे आज तक ये भी नहीं समझ आई, आए रोज बिजली की यूनिट में इजाफे की ही समरी जाती है, वो मंजूर भी होती है, बिजली के यूनिट में इजाफा भी कर दिया जाता है, पहले से प्लान्ड होता है, लेकिन जो सर्कुलर डेट है वो फिर नीचे नहीं आता, जो आपके कर्जे वो फिर नीचे नहीं आते। हाँ, और अब 22 कितने बताया गया, 22 करोड़ 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और ये अभी सर्दियां हैं, आप सोचें जब आनी है गर्मियां, और ये 2024 का तोहफा दिया जा रहा है आवाम को। 2024 पाकिस्तानियों आप लोग के लिए तोहफा है कि आप लोगों ने जो सारिफीन की मद में कीमत जमा करवानी है वो है 22 मेरी तो एक एडवाइस है जी कि जो साहब अफोर्ड कर सकते हैं उनको तो सोलर पे मूव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बचत एक रह गई है तो, क्योंकि यूनिट अब जितने महंगे होने वाले हैं ना, कर सकते हैं लोग अजीम, खाना बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से पूरा कर रहे हैं, फिर 100 शादी ब्याह ये वाले मामला आता है, तो इसमें वो सोलर कहाँ पे लगवाएं। और सोलर भी वो लगवा रहे हैं जिनको बिजली का बिल देते हुए इतना मसला नहीं होता, और जो आम आवाम है, जो मुतवसत तबका जिसके लिए वर्ड यूज होता है, उनके लिए ये बड़ा मुश्किल है कि वो पहले से ही बिजली थोड़े महीनों गवर्नमेंट को चाहिए ना, फिर गवर्नमेंट को चाहिए आवाम को फैसिलिटेट करें। अब ये तो अब हमारी हुकूमत के करने वाले काम है, उन्हें चाहिए कि जो सोलर पैनल्स हैं उनको सब्सिडाइज किया जाए, उनको इतना सस्ता किया जाए कि वो हर शख्स की रीच में हो। अगर बिजली का यूनिट जो है वो इतना महंगा करना है कि हर बंदे की जिंदगी पे इतना बोझ पड़ना है, उसकी जेब में इतना बोझ पड़ना है, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि वो सोलर पैनल्स इससे पहले बिजली के रेट्स थे उसमें भी तो सारा मामला चल रहे थे, लेकिन लोग उस पर परेशान नहीं होते थे, लोग देते थे। अभी हमने देखा कुछ माह पहले कि वो एक सामने आया मामला भी जिसमें स्कैम किया गया, लोगों के इतने बिल नहीं थे जितने उनसे लिए गए, बिल्कुल इजाफी जो चार्ज किया गया, बिल्कुल बिल्कुल हमारे ब्यूरो चीफ कामरान खान ने ये रिपोर्ट बताई थी। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सारिफीन जो हैं वो इस बात के मुतासिर हुए, इस बात से मुतासिर हुए, उन्होंने एहतजाज भी किया काफी, लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल को पैसे रिटर्न हुए होंगे, वो पैसे बिल्कुल रिटर्न नहीं हुए। और इस बात पे पूछने वाला, इस बात पर कोई काम करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर से टैक्स लगाते जा रहे हैं। हम आवाम को रिलीफ की बात नहीं करते, हम सिर्फ बात करते हैं आवाम को रिलीफ मिलेगा। हम पेट्रोल कुछ पैसे कम कर देते हैं और हम उतने से ज़्यादा बिजली महंगी कर देते हैं, जो कि हमें ज़्यादा इफेक्ट करती है। हमारी तमाम चीज़ें बिजली से चल रही हैं, और चाहते या ना चाहते हुए भी सर्दियों में तो थोड़ा सा सुकून है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं वही बात कर रहा था कि हम इंतहाई मुश्किल हो गई, 8-9 महीने तो गर्मी पड़ती है इस मुल्क में, और गर्मियों में जब आपने चले एसी भी, फिर वही बात लग्जरी में आ गया अब तो, जब पंखा ही आपने खाली चलाना है और तब भी आपको ऐसे से बिल आने के लग समझ जाएगी, तो अल्लाह ही मालिक है जी। बहरहाल हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे इस मुल्क पे। बिल्कुल जी, मूड को थोड़ा सा आपको डाउन किया, थोड़ा सा अच्छा भी करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और मायानाज बैटर बाबर आजम की खबर है कि उन्हें एक रोज़ा बैन अल-अक़वामी विकेट में एक बार फिर बादशाहत कायम हो चुकी है उनकी, और आईसीसी ने वनडे प्लेयर की नई रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम एक बार फिर वनडे क्रिकेट के नंबर 1 खिलाड़ी जो हैं, बैटर हैं, वो साबित हो चुके हैं। बाबर आजम सेकंड नंबर पे चले गए थे, लेकिन अब फर्स्ट पे आ गए। शुभमन गिल जो थे वो इनको क्रॉस कर गए थे, अब दूसरे नंबर पे आ गए, बिल्कुल दूसरे नंबर पर आ गए हैं। बाबर आजम फिर पहले नंबर पर आ गए, और रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम का 884 पॉइंट्स के साथ 824 पॉइंट्स के साथ पहला नंबर है, जबकि शुभमन गिल 810 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो ये है जी हमारी बैटिंग सिचुएशन। अगर हम बात करते हैं बॉलिंग रैंकिंग की, तो बॉलिंग में जो हमारे हैं शाहीन शाह अफरीदी वो 9वें नंबर पर हैं, जबकि ऑलराउंड कैटेगरी में पहले ही टॉप 10 पोजीशन में पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर शामिल नहीं है। और विराट कोहली के बारे में भी उन्होंने बताया कि विराट कोहली 3rd पोजीशन पर हैं, और रोहित शर्मा जो है वो 4थे नंबर पर है। और ये मामला है जो हमारे साबिक कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने फिर से बादशाह ली, आज वो इस वक्त पहले नंबर पर हैं, पहले बैटर हैं, और पॉइंट्स जो है वैसे इसमें एक ट्विस्ट है, इस स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ये है कि हमारे कई साबिक क्रिकेटर्स ने इस बात को भी तनकीद का निशाना बनाया था जब उनसे ये सवाल किया गया ड्यूरिंग वर्ल्ड कप टीवी ट्रांसमिशन के दौरान कि जी बाबर आजम नंबर 1 बैटर हैं आईसीसी रैंकिंग में, तो उन्होंने बोला कि इसकी वजह उनकी टेक्निक खेलने की या उनकी कोई ऐसी काबिलियत नहीं, बल्कि वो ज्यादा मैचेस खेलते हैं जिसकी वजह से ज्यादा रन उनके हिस्से में आ गए,
और इसकी वजह से वो नंबर 1 पर हैं। वो कहते हैं दुनिया के जितने बड़े प्लेयर्स हैं आप देखें, उनकी जो क्रिकेट टीम है ना, वो उनको ज़्यादा लीग्स नहीं खेलने देती, ताकि वो जो टैलेंट है वो फलता फूलता रहे, और जब वो बड़ा मैच आए तो वो उसी में परफॉर्म करे। तो वो उनकी जानिब से ये बहरहाल रीजन दी गई। कहें, लेकिन हम तो समझते हैं कि वो नंबर 1 है, नंबर 1 है, हमारे लिए नंबर 1 है, बिल्कुल हमारे लिए बाबर आजम नंबर 1 है, और हमारा नाम, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो खैर अजीम, एक सिचुएशन है, क्या आप डीएसपी बनना चाहेंगे? एजाजी डीएसपी बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहूंगा। एजाजी यानी कि ब्रांड एम्बेसडर ना? हाँ, ब्रांड एम्बेसडर, फॉर श्योर भाई। शादाब खान जो क्रिकेटर है हमारे, उनको डीएसपी बना दिया गया है। पंजाब पुलिस ने कौमी क्रिकेटर जो है शादाब खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया है। वाह वाह वाह। और शादाब खान ने जो सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी। आईजी पंजाब और एआईजी पंजाब ने उन्हें एजाजी डीएसपी के रैंक भी लगाए, और इसके बाद उन्होंने पिक्चर्स भी बनाई। फिर शादाब खान को सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट भी करवाया, वर्किंग के बारे में बताया कि यहाँ पर मुख्तलिफ शोबे हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। इस मौके पर शादाब खान का कहना था कि आईजी पंजाब की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया जाना मेरे लिए बाइस एजाज़ है, मुझे नहायत खुशी है और पंजाब पुलिस का हिस्सा बन। वैसे मैं शहरबानो ये सोच रहा था कि जब डीएसपी बना दिया गया शादाब खान को, और जब वो मुआयना कर रहे हो और उस दौरान वो अगर किसी अफसर को मुअत्तल कर देते तो क्या 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 तासुरात होते हैं? मेरे ख्याल से अभी उनको ये वाले इतने ज्यादा एजाज़ात दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि आप ये सारा कुछ करें। अच्छा, ये पावर नहीं है उनके पास, बहस नहीं होगी उनके पास। अच्छा, और लेकिन मैं कहता हूं कि तस्वीरें देखें जरा आप शादाब खान की, वो ये बैजेस लगाए जा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर लग रहे हैं माशाल्लाह से, आईजी और एआईजी की जानिब से। यहाँ तो शादाब खान किसी पुलिस ऑफिसर को बुरी कारकर्दगी पे मुअत्तल कर देते हैं, यहाँ पर यही वर्दी पहन के वो क्रिकेट के मैदान में चले जाते हैं। पुलिस वर्दी, देखिए पुलिस वर्दी भी उन पे अच्छी लग रही है क्योंकि उनकी तोंद नहीं निकली हुई, वो फिट है ना, तो उन पे वर्दी ज्यादा अच्छी लग रही है। नहीं, फिट है, मैं वही कह रहा हूँ। यहाँ तो वो इस यूनिफॉर्म को पहन के क्रिकेट खेलने चले जाते, यहाँ पर वो पीसीबी के दफ्तर का एक दौरा कर लेते। अच्छा, हम देख रहे हैं अब जितने भी हमारे क्रिकेटर हैं वो उनको इस तरफ क्यों लाया जा रहा है? पुलिस को एजाजी, कोई कभी कुछ बनाया जा रहा है। हमारे हीरोज है ना, एक रिकग्निशन है, अवाम की एक उनसियत है, इनके साथ एक कनेक्शन है, तो फिर एक सॉफ्ट इमेज डेवलप होता है ना इदारों का। पुलिस आपको पता है हमारे जो है मुल्क में वैसे माशाल्लाह से अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा इदारे के तौर पे जाना जाता है महकमा पुलिस। तो वो कहते हैं कि हमारी रिप्यूट और अच्छी हो जाए और बेहतर हो जाए और सॉफ्ट इमेज जो है वो जाना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर शादाब को बना दिया गया, ऐसे शख्सियत को बनाया जाए कि जो ज्यादा पसंद करते हैं जिन्हें, क्योंकि क्रिकेट स्टार्स की तो मकबूलियत है ना हमारे मुल्क में। ये तो है। और वो मैं कह रही हूँ उनको वर्दी भी अच्छी लग रही है, यूनिफॉर्म जो है उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, वैसे अगर सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर तो बनाया गया सॉफ्ट इमेज के लिए, लेकिन अगर इसी फोटो को आइडियली भी ये तमाम पुलिस अफसरान को दिखाया जाए ना कि भाई सब फिट रहे, सब जो है वो हैंडसम लगे, यूनिफॉर्म पहने, ताकि आपको अच्छा भी लगे ना, तोंद नहीं निकलनी चाहिए, तोंद नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि जब आप पब्लिक को डील करने निकलें, जब पुलिस अफसरान अवाम के सामने आए तो अवाम का भी दिल करे ना किसी अफसर से बात करने। शादाब ने साथ ही ऐसे जैसे वो बिल्कुल अपने अंदर ना वो एक एटीट्यूड ले आए हैं पुलिस ऑफिसर वाला। पिक्चर में हम देख सकते हैं सीरियस मोड में, वरना हमने इनको देखा बड़े लाइवली हैं, इस वर्दी की बड़े जॉली हंसते रहते हैं हर वक्त। ये इस वर्दी की शायद असरात है, तो बड़े सीरियस से हो गए हैं और पिक्चर में बड़े असरात होते हैं भाई। क्या बात है, जबरदस्त। तो आपको एक और दिलचस्प खबर हम बताते हैं, और ये खबर है, वैसे हमारी सारी खबरें ही दिलचस्प होती हैं। ये आर्मीनिया के एक नौजवान है जिन्होंने चलते ट्रक पर 44 पुलअप्स करके आलमी रिकॉर्ड बनाया है, और 2 चलते हुए ट्रक थे जिनके दरमियान एक बार फंसाई गई, एक बार लगाई गई। वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं वैसे टीवी स्क्रीन पर। और इन साहब ने 44 पुलअप्स किए, जो कि एक नया आलमी रिकॉर्ड है, और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अब दर्ज किया गया है। ये वीडियो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से शेयर की गई है। 18 साला ग्रेगोर मानोकियान इनका नाम है, और ये कारनामा इन्होंने अपने कोच के साथ जो है वो मिलकर तरतीब दिया। कोच ने इनको बाकायदा तरबियत दी इस सारी स्टंट की, और इस दौरान वो ट्रक्स को कम अज़ कम 3.1 मील फी घंटा की रफ्तार पर बरकरार रखते हुए उन्होंने ये पुलअप्स किए हैं। और इससे पहले इन्होंने 35 पुलअप्स का जो पिछला रिकॉर्ड है वो तोड़ा है, जो 2022 में तेजियो उर्फ द इटालियन बटरफ्लाई जो एक साहब हैं उन्होंने कायम किया था। ये क्या बात है। अच्छा, इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं, स्टंट्स हैं, वो मैं कहना चाहूँगी कि घर में या किसी तरह भी आपको नहीं करना।
अच्छा, मैं ये इसमें लोग कहने लगी बहुत कि घर ट्रेंड में भी होते ट्राई हैं। कर सकते नहीं 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 नहीं, ये बहुत ट्रेंड है और इन्होंने जो बैलेंस रखा है दोनों ट्रक्स का वो सेम बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रक बहुत आगे जा रहा था और एक पीछे था। हाँ, ड्राइवर भी बड़े एक्सपर्ट ड्राइवर। ड्राइवर भी एक्सपर्ट थे और पता नहीं कितनी ट्रेनिंग करने के बाद उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो इस तरह की किसी चीज को भी आप खुद से नहीं कर सकते और ना करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो खैर, ये उनकी जानिब से एक कारनामा अंजाम वैसे दिया गया है और हम शेरबानो, देख रहे हैं, बड़ी आप बात है। ट्राई करना चाहेंगे ये वाला नहीं, स्टंट? बिल्कुल भी नहीं है। आप करना चाहेंगे? आप हर चीज मेरे पे डाल देते हैं। नहीं नहीं, मैं करना चाहूंगा अगर मुझे इतनी एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाए, अगर मेरे पास कोई शानदार किस्म के कोच हों जो मुझे इस तरह की ट्रेनिंग दें, जी तो जी, फिर व्हाई नॉट। ठीक 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 है, हम आपसे करवाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा नाम भी आना चाहिए भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ये क्या है? ठीक है, अब हम बात करते हैं नासा की। तो अमेरिकी एजेंसी नासा ने सोशल मीडिया पर एक बिल्ली की वीडियो शेयर की है, जिससे एक बहुत बड़ा संग मील करार दिया जा रहा है। और इस वीडियो नासा के लेजर कम्युनिकेशन मुजाहिरे के तौर पर 1,90,00,000 मील दूर से वापस भेजी गई है। वीडियो में दिखाई जाने वाली बिल्ली कैलिफोर्निया में कायम जेट प्रोविजन लेबोरेटरी JPL में काम करने वाले एक मुलाजिम की पालतू बिल्ली है, जो वीडियो में एक लेजर पॉइंट का पीछा कर रही है। नासा के वीडियो पैगाम में कहा गया है कि हमने आपके लिए डीप स्पेस से लेजर की मदद से पहली अल्ट्रा HD वीडियो स्ट्रीम की है। ये तजुर्बा मरीख पर इंसान भेजने जैसे मिशन में मुआवनत के लिए हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन में राह हमवार करेगा। और डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर नासा पाम मेलोडी का कहना है कि हमारी मुस्तकबिल की जो सोच है, जो डेटा ट्रांसमिशन की ज़रूरियात हैं, उनको पूरा करने के लिए ये एक अहम कामयाबी है जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। इस बिल्ली का नाम टेटर है मेरे ख्याल से, जो उन्होंने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वैसे लेजर तो मेरे पास भी है, ये तो बचपन से मेरे पास थी एक लेजर। ये कोई नई टेक्नोलॉजी है? मुझे तो समझ नहीं आई इसकी। वैसे हम लोग लेजर से तो खेलते रहते हैं। उन्होंने ये मतलब नहीं, टेक्नोलॉजी की मुझे समझ वाकई मुझे भी इस तरह से शायद नहीं आई, लेकिन शायद इसको नए तरीके से उन्होंने कहा है कि बिल्ली तो इस तरह खेलती है वैसे ना, कोई भी चीज फेंक के दो। हाँ जी बिल्कुल, बिल्ली तो इस तरह से खेलती है, लेकिन बात यह है कि इन्होंने ना इस लेजर की जो स्पीड है बेसिकली उसके बारे में बात उसके, हाँ, उन्होंने बोला है कि जी डीप स्पेस से अब हम इतनी स्पीड के साथ कोई भी जो डेटा है उसे मूव कर सकते हैं। तो ये एक अल्ट्रा HD वीडियो जो है उन्होंने मूव करके वापस भेज के उन्होंने प्रूव किया है कि अब ये किस तरह से आगे कारआमद होगी ना फ्यूचर में। टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो इतना फास्ट इस डेटा को अब मूव कर सकते हैं। लेकिन ये तो बिल्ली को परेशान करने वाली बात है, बेचारी बिल्ली को समझ नहीं आ रही कि वो करे क्या। उसको लेजर लाइट से 90 लाख मीटर दूर से मारा गया है। इसकी जो मेन पॉइंट है ना, जी जी, वो मेरे ख्याल से ये है कि उन्होंने 90 लाख मील से इसको किया है। और हाँ जी, फ्रॉम एक ह्यूज डिस्टेंस है ना, उस डिस्टेंस से इतनी स्पीड में अल्ट्रा HD वीडियो जो का जो डेटा है उसको प्रोसेस करना, तो ये बात है, बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ लेजर को देख रहे थे, लेजर के पीछे बड़ी कहानी थी। हाँ, वैसे एक और बात है कि शेरबानो, बिल गेट्स के बारे में भी खासी पेशन गोइयां जो है वो सामने आ रही हैं। अच्छा, और आपको पता है कि साल 2024 में आपको एक और बिल गेट्स पे नजर आने वाले हैं। कैसे? बस ये जादू है, और वो जादू है AI टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल, और साल 2024 है उसे AI का साल करार दिया जा रहा है। और पेशगोई ये की गई है कि बिल गेट्स की जानिब से कि 2024 AI टेक्नोलॉजी को तब्दील करने वाला साल साबित होगा। और बिल गेट्स ने ये तवक्को जाहिर की है कि आइंदा साल होने वाली पेशरफ्त से रवा दहाई के दौरान इस टेक्नोलॉजी के फैलाव की बुनियाद रखने में मदद मिलेगी। और AI टेक्नोलॉजी में मज़ीद वो वुसअत देख रहे हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस अपनी कायम करेगी। फिर AI टेक्नोलॉजी से वैक्सीन अद्वियात की तैयारी का अमल तेज़ होगा, जिससे 5 साल से कम उम्र बच्चों की जिंदगियां बचाने मिलेगी। लेकिन इसमें वो भी तो बड़े मामलात होंगे ना, डीप फेक वीडियोस और पिक्चर सामने आएंगी। वो बिल गेट्स ने उनका भी जिक्र किया है। सकता है, आप कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। अगर आपके सोशल मीडिया पर सिर्फ फेस की पिक्चर है तो उससे अपनी मर्जी की किसी भी तरह की डीप फेक वीडियो बनाई जा सकती है, जिसमें कोई बंदा जज नहीं कर सकता। देखने वाला जो आम अकल रखता है वो कहेगा ये तो वही है, और ये भी बड़े खतरनाक चीज। मैं वही बात कर रहा था ना कि इसी सूरत में आपको दूसरे बिल गेट्स भी तो नजर आ सकते हैं ना, एक क्लोन बिल गेट्स भी तो नजर आ सकते हैं ना, उनका भी तो शक्ल कॉपी की जा सकती है, किसी की भी कॉपी की जा सकती है। और उनकी जानिब से पता नहीं क्या-क्या पैगाम दिए जाएं, कोई ऐसा अहम, कोई ऐसी अहम शख्सियत के तौर पर भी इस चीज को ना निगेट भी कर रहे हैं। बिल गेट्स कह रहे हैं कि अगर ये डीप फेक वीडियोस या इस तरह के जितने भी मसाइल हैं ना, AI टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस होगी वो उन मसाइल का हल भी निकालेगी। ओह, दैट्स ग्रेट। तो वो ये भी कह रहे हैं। तो जी देखें क्या होता है साल 2024 के बारे में। वैसे तो बड़ी बड़ी
मैसिव किस्म की पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। मैं तो डिजिटल मीडिया पे देख रहा था, एक दो वीडियोस मेरी नज़र से भी गुजरी हैं, वो भी कभी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, बड़ी कि साल हैरानी 2024 में वाली क्या क्या होने वीडियोस वाला है। भी हैं और बड़ी परेशानी वाली वीडियोस भी हैं। एक वो है जो आप अमेज्ड हो जाते हैं, ओह माय गॉड क्या बात है, ये तो एआई ने कमाल कर दिया, आपका काम आसान कर दिया। बहुत से शोबों में आपका जो 4-4 घंटे का काम है वो सेकंड्स में हो रहा है एआई की वजह से। सही बात है। लेकिन अगर डीप फेक्स की बात की जाए, आपके बच्चों की पिक्चर्स वीडियोस यूज होकर वो बड़े होकर कुछ भी मतलब हाँ, उनको मिसयूज किया जा misuse सकता है किया डेटा जाता है। आपका। आपका डेटा मिसयूज हो सकता है, तो ये वाले खतरात भी साथ ही हैं। तो खैर अब देखना ये होगा कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह वैसे से लोग। अब मेरे ख्याल से शहरबानो हम मौसम की ना बात करें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सर्द हमने हो गया। वेदर अपडेट नहीं अभी तक शेयर किया अपने व्यूवर्स के साथ। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में आगे बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क के मैदानी और बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में हैं। बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। पंजाब और सिंध के कुछ इलाकों में शदीद धुंध भी देखी जा रही है। कराची और लाहौर में स्मॉग के डेरे हैं। लाहौर में पंजाब हुकूमत ने इक़दाम भी करके देख लिए, मगर फिर भी लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। सैड महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आलूदा तरीन जो शहर है वो लाहौर, उस पर भी कोशिश की जा रही है कि उसमें बेहतरी लाई जा सके, और इन तमाम इलाकों में हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है। ताहम खातिर खा बारिश ना होने से स्मॉग का जोर नहीं टूटेगा। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मजीद कमी मुतवक्के है, और दर्जा हरारत में कमी, दर्जा हरारत में कमी से स्मॉग के जो पार्टिकल्स हैं वो कम हो सकते हैं। तिबी माहिरीन ने मशवरा दिया है कि शहरी मास्क के साथ गर्म कपड़ों का भी इस्तेमाल करें ताकि स्मॉग और सर्दी के असरात से बच सकें। तो मौसम की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी, थैंक यू। सरफराज साहब, ये कहिएगा कि मुल्क में आने वाले दिनों में मौसम में कितनी तब्दीली मुतवक्के है और सर्दी में कितना इजाफा होगा मजीद? देखिए, जाहिर बात है कि जनवरी जो है ना वो सर्द तरीन महीना होता है, और शुमारी इलाका जात का जैसे आपने जिक्र किया वहाँ तो अच्छी खासी सर्दी पड़ रही है। स्कर्दू वगैरह की तरफ -7 -8 तक गिर रहा है टेम्परेचर रात का, और इसी तरह से कालाम और स्वात के जो दूसरे इलाके हैं, केपी के शुमाली इलाके और उधर मरी साइड पे भी माइनस में चल रहा है। कोयटा और मुल्क का जो पहाड़ी इलाके हैं बलूचिस्तान के, यहाँ भी माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, -2 -3। तो आहिस्ता आहिस्ता इस सर्दी में इजाफा ही होगा। जनवरी में तो और नीचे गिरेंगे टेम्परेचर। अच्छा सरफराज साहब, ये स्मॉग में कोई कमी होती हुई दिखाई दे रही है? कब टूटेगी ये स्मॉग की जो सिचुएशन है, और आइंदा दिनों में बारिश कितनी मुतवक्के है? देखिए जी, अभी कोई ऐसा काबिल ज़िक्र वो नहीं है, बारिश का सिस्टम कोई ऐसा आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगले मेरे ख्याल में 2 दिन बाद कुछ बादल आएंगे और हल्की फुल्की बारिश केपी के कुछ इलाकों में, यानी वो जो हज़ारा डिवीजन के शुमाली इलाके हैं, गलियात साइड हो गया, कागान नरान हो गया, और फिर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कुछ हल्की फुल्की, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश, और जो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं उन पर हल्की सी स्नोफॉल हो सकती है, लेकिन वो बहुत मतलब माइल्ड सी वेव है, जस्ट एक दिन के लिए। तो जनवरी के पहले हफ्ते तक कोई ऐसी खातिर खा वेस्टर्ली वेव आती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो सरफराज साहब, मैदानी इलाकों की क्या सूरत हाल रहने वाली है? पंजाब के बिलखसूस शहर लाहौर में क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले दिनों में, और क्या ये जो विंटर्स हैं प्रोलॉन्ग करेंगी, सर्दियाँ ज़्यादा आगे जाएंगी या ये ख़त्म हो जाएंगी जल्दी? देखिए, जो मंथली फोरकास्ट होती है या सीजनल फोरकास्ट, वो आपने देखी होगी, वेबसाइट पे भी हमारी मौजूद है। तो उसके मुताबिक टेम्परेचर्स मतलब मामूल से थोड़े से ज़्यादा रहने का एक तरह से पेशन गोई है, लेकिन इंडिविजुअल जगहों पर, इंडिविजुअल पॉकेट्स में तो जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि सर्दी कई जगहों में तो शदीद पड़ रही है, और जहाँ तक स्मोग या धुंध का है वो खुलकर जब तक बारिश नहीं होगी तो तब तक ये पोल्यूटेंट्स और ये जो आलूदगी है ये सब साइड नहीं होगी। तो ये कंडीशन इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। लग रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते तक इसी तरह से कम बेश सूरत हाल रहेगी। अच्छा सरफराज साहब, ये जो टूरिस्ट आ रहे हैं सैर करने के लिए, तो इनको क्या गाइडलाइंस देंगे आप? देखिए, उसमें जैसे कि बिल्कुल खुश्क मौसम चल रहा है ना, कोई ऐसी मतलब अगले तकरीबन 2 हफ्ते जो हैं इसमें कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बारिश नहीं, कोई बर्फबारी नहीं, कोई इस तरह की। अलबत्ता मौसम सर्द है तो ज़ाहिर है वो अपनी सर्दी से बचाव की तदाबीर करें जो भी घूमने फिरने जाते हैं। लेकिन ये कि जो होता है जैसे तेज़ बारिश का स्पेल हो या बर्फबारी हो तो उसमें टूरिस्ट के फंसने का फ़िलहाल उसका कोई इम्कान नहीं है। कोई 4-5 जनवरी तक कोई ख़ास ऐसा वेदर नहीं है। ठीक सरफराज साहब, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है हर आने वाली सर्दियों में स्मॉग ज़्यादा स्वेयर होती जा रही है,
और उसकी वजह से जो बीमारियां वो भी बढ़ रही हैं। तो इस स्मोक का क्या किया जाए सर? इस हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है और क्या पेशन गोई है स्मोक के हवाले से? देखिए, ये तो अब पिछले आपने नोट किया होगा, पिछले 15-20 साल से तो मुस्तकिल फिनोमेना हो गया है। और कभी-कभी जिस साल यानी बारिशें देर से होती हैं या बहुत कम होती हैं, जैसे इस साल भी अभी यूजुअली यही होता है कि नवंबर से ऑनवर्ड ये चीज़ शुरू हो जाती है। तो 2-3 महीने जो सर्दियों के होते हैं, नवंबर से लेके फरवरी तक, इस दौरान में इसमें खासी शिद्दत आ जाती है। और अगर बारिशें कम हो रही हों, जैसे कि इस दफ़ा भी कम है जी। बारिशें फ़िलहाल तक, जनवरी में कोई अच्छा स्पेल हो जाए तो फिर ही सबसाइड करेगी। लॉन्ग टर्म इसकी प्लानिंग की जानी चाहिए कि जो आपकी मतलब इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, स्मोक होता है, और इसी तरह से ट्रांसपोर्ट, सही। अनफिट ट्रांसपोर्ट हमारी रोड्स पे चलती ये है, जो उसको आर्टिफिशियल रेन वाला एक मंसूबा है, ये कितना कारआमद है? आर्टिफिशियल रेन का भी देखिए ये है कि जो बहुत अच्छी तादाद में आपके एरिया के ऊपर बादल आ जाएं और उन बादलों में जो बारिश बनने का कुदरती अमल होता है, उस अमल को थोड़ा सा केमिकल वगैरह डालकर आप तेज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओके। पिछले दिनों उन्होंने किया लाहौर में। जी। लेकिन चूंकि बहुत ही हल्के और थिन क्लाउड्स थे, कोई उसमें ऐसी कोई उनमें इतनी सकत नहीं थी, तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे ख्याल में वही उस दिन तो कुछ फ़र्क पड़ा होगा कि माहौल थोड़ा सा बेहतर हुआ होगा हम्म। बारिश के दौरान, लेकिन उसके बाद वही सूरत हाल है। सरफराज साहब, कराची के मौसम के बारे में बताएं। कराची का मौसम कोई सर्द होगा आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, आज कराची आज एक तरह से ना कम से कम रहा है। टेम्परेचर 11.5 तक गिरा है। पहले तो 13, 14, ठीक। 15 इसी रेंज चल रहा था। तो अभी जाहिर बात है कि जनवरी में कम होता है टेम्परेचर यहाँ भी। तो जनवरी के पहले हफ्ते के बाद आप कह सकते हैं कि 6 से 8 डिग्री के दरमियान गिर सकता है, गुड। इतना टेम्परेचर कम हो सकता है जी। तो सरफराज साहब ये बताइएगा कि जो अभी आर्टिफिशियल रेन की जब हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए नेचुरल क्लाउड्स का होना ज़रूरी है। उसके बाद ही कोई अच्छी तगड़ी बारिश होगी, जिसके बाद ये स्मोक कम होगी। जी बिल्कुल, नेचुरल क्लाउड्स का होना ज़रूरी है। असल में 2 चीज़ें होती हैं, जैसे ये क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट है ना, जो बेसिकली क्लाउड जो है आपको पता है कि मुश्तमिल होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स पे, टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो उस पे क्लाउड्स मुश्तमिल होते हैं। और वो फिर ड्रॉपलेट्स से एक साइज़, यानी क्लाउड के अंदर ही कंडेंसेशन न्यूक्लियाई होते हैं, और उस न्यूक्लियस के गिर्द कतरे पानी के जमा होकर कंडेंस होकर जब बड़ा कतरा बनता है, तो वो तो एक ख़ास सरफराज साहब, फिर तरह। जाते जाते एक वन लाइनर आपकी तरफ से आ जाए, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट है आपके, वेदर ओवरऑल किस तरह का अब देखने को मिलेगा हमें? देखिए, जो इसमें ना मतलब मैंने कहा ना, जैसे कि जनवरी के पहले हफ्ते के आखिर तक, यानी 5-6 जनवरी तक या टेम्परेचर 7 कम होगा तक आप कह सकते हैं इसी तरह का वेदर, ठंडा मौसम सही। और लाहौर और और गिरदमा में खुश्क स्मोक। सर्दी ही रहेगी ज्यादा। जी, खुश्क सर्दी रहेगी कब, जब तक कि यानी मैंने आपसे कहा ना कि जनवरी में 2 स्पेल उम्मीद है कि अच्छी बारिशों के मिलेंगे। दिसंबर की तरह ड्राई नहीं जाएगा, जनवरी की एक्सपेक्टेशन यही है। तो उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं कि पहले हफ्ते को छोड़कर अगले जो 2 हफ्ते होंगे, जनवरी के 2 या 3 हफ्ते, उसमें कोई अच्छी बारिश आ जाए, अच्छा स्पेल आ जाए, ठीक पहाड़ों है, पर। दिसंबर तो हमें ड्राई ही देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज साहब, और वो बता रहे थे कि उम्मीद है कि सर्दी में इजाफा होगा। और कराची में जो है वो दिसंबर में तो नहीं, लेकिन जनवरी के मिड में जाकर मामला बेहतर होंगे। और नॉर्दर्न एरियाज में अगर आप जाना चाहते हैं तो एहतियात से जाएं, अपनी सर्दी का खास ख्याल रखें, कपड़े मोटे लेकर जाएं, और गाड़ी में एसी ऑन करके मत सोएं। और दूसरा ये कि जो ड्राइवर हजरात हैं वो ड्राइव करते वक्त ख़ास ख्याल रखें, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभार धुंध बहुत ज़्यादा पड़ जाती है वहाँ पे अचानक से भी। और साथ ही साथ ये भी कि जो मैदानी इलाकों के रिहायशी हैं, जनवरी के जो फर्स्ट वीक है तब तक तो खुश्क सर्दी है, तो बिल्कुल अपने आप को कवर रखें, गर्म मलबूसात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अच्छी खबर ये है कि जनवरी का जो महीना है उसमें कुछ बारिशें हैं, जी हाँ। जिसके बायस जो जनवरी का महीना है तब लगता है कि हमें ये स्मॉग झट जाएगी बिल्कुल। और कोई अच्छी वाली सर्दी जो है वो देखने को मिलेगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ़लस्तीन की। तो इसराइली जारहियत का 76वां दिन है और गजा पट्टी के शिमाल से जनूब तक सहूनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी जारी है। जबालिया कैंप की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। वहाँ खुराक और पानी ख़त्म हो चुका है और ऊपर से इसराइली फ़ौज की जानिब से बम बरसाए जा रहे हैं। तो रफ़ा की अगर हम बात करते हैं, जहाँ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, और गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। जबकि मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। तो जी सूरत हाल यही है कि 76 दिन हो गए हैं और ताहाल जो इसराइली बर्बरियत है वो जारी है।
जंग जो है वो रुकने का नाम नहीं ले नाम रही है। तमाम जो कहते हैं कि अक्लमंद ममालिक हैं, इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं कि जंग जो सलामती है काउंसिल की रुके। जितनी करारदादें हैं वो मौखर की जा रही हैं, तीसरी दफ़ा भी इसको मौखर कर दिया गया है और अमेरिका बार बार इसमें रुकावट पैदा कर रहा है, रुकावट बन रहा है। और मुसव्वदे में अल्फाज पर भी अमेरिका की जानिब से एतराज़ हैं कि इसके लिए वोटिंग तीसरी बार मौखर कर दी गई है। अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा है कि ये मामला सेट ना अमेरिका की हो। जानिब से दोहरा म्यार सामने आ रहा है ना, एक जी हाँ। जानिब तो जंग रोकने की बातें भी की जाती हैं, दूसरी जानिब जब कोई करारदाद आती है सलामती काउंसिल में, उसे वीटो कर दिया जाता है। बिल्कुल। फिर वेपन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बहरी बेड़े भी वहाँ पर लगाए जा रहे हैं समंदर में। तो ये सूरत कैसे आने जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब कतर की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, संजीदा कोशिशें की जा रही हैं सालसी की। इजिप्ट की जानिब से संजीदा कोशिशें की जा रही हैं सालसी की, ताकि एक परमानेंट सोल्यूशन निकले इस सारी सूरत हाल का। इस्लामी ममालिक भी इसमें कुछ जी, जी। कोशिश कर रहे हैं कि मामला थोड़े बेहतर हों, लेकिन उस तरह से बढ़कर सामने नहीं आ रहे जिस तरह से आना चाहिए, जिस तरह से एकदम आवाज़ उठानी चाहिए कि इन मामलात में थोड़ी बेहतरी हो। क्योंकि हम देख रहे हैं 57 इस्लामी ममालिक हैं, जी। अगर वो यक ज़ुबान होकर इस पर आवाज़ उठाएंगे तो डेफिनेटली इसराइल का वैसे भी जो गुरूर है, वो तकब्बुर है, वो खाक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है और मज़ीद खाक में मिल जाएगा अगर मुसलमान मुत्तहिद होंगे। वैसे नॉर्वे के अंदर जो है वो कोशिशें की जा रही हैं, तमाम ममालिक इस्लामी ममालिक की जानिब से कोशिश की जा रही है। कतर की सालसी में ये एक दोबारा एफर्ट का आगाज़ किया गया है कि जो है वो अकल दिलाई जाए, बेटर सेंस प्रिवेल करे और ये जंग जो है वो किसी जानिब रखे, इस जंग को मुसलसल जो है वो बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है। दूसरी जानिब मोहम्मद अली अमेरिका साहब में ने भी हमें आवाज़ें ज्वाइन उठ रही हैं खुद मोहम्मद अली गवर्नमेंट साहब के ने हमें खिलाफ। ज्वाइन कर लिया है। मोहम्मद अली साहब, हम देख रहे हैं सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद तीसरी बार मौखर कर दी गई और अरब मीडिया के मुताबिक करारदाद के मुसव्वदे में शामिल अल्फाज पर अमेरिका को एतराज़ हैं, तो अमेरिका क्यों बार बार रुकावट बन रहा है? देखिए जी, जो हकीकत है वो ये है कि अमेरिका जो है वो इसराइल का एक बहुत क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाई है बिल्कुल। और उसका सबूत खाली आपको अक़वाम मुत्तहिदा में 3 दफ़ा जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की पासिंग की नाकामी है उसी से नहीं मिलता, बल्कि इसके 2 पहलू और भी आप देखिए कि जब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन ने 7 ममालिक का मशरिक़ वस्ता का दौरा किया, तो उसका मकसद कोई जंग को ख़त्म करना नहीं था। उसका मकसद हमास को सिफारती सतह पे आइसोलेट करना था। ठीक। और दूसरी जानिब आप देखें कि सदर बाइडेन ने जैसे ही जंग शुरू हुई, फ़ौरन इसराइल का दौरा करके वापस जाके $14 अरब की फ़ौजी और दिफाई इमदाद का ऐलान किया यूएस कांग्रेस के ज़रिए से इसराइल के लिए इस जंग के हवाले से। और तीसरा पहलू ये है कि आप देखें कि जो वहाँ पे दिफाई हथियार और जो कुछ चीज़ें असलहा इस्तेमाल हो रहा है, जो इसराइल की अफ़वाज इस्तेमाल कर रही हैं फ़लस्तीन के खिलाफ, वो तमाम तर अमेरिका से उसको जी। वहाँ पहुँच रहा है। तो उसके इन 3 हक़ाइक़ को जब आप मजमूई तौर पे देखते हैं, तो ये तवक्को करना कि जनाब अमेरिका जो है वो वीटो नहीं करेगा, मैं समझता हूँ इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझें कि अमेरिका चाहता है कि इसराइल के जो जंगी मकासद हैं, जब तक वो हासिल ना हो जाएँ, उस वक़्त तक जंगबंदी की कॉल को एक्सेप्ट ना किया जाए। ये एक हकीकत है। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो करारदाद पेश की गई है, जो मुसव्वदा है उसके अल्फाज में तब्दीली के लिए कह रहा है अमेरिका कि जो जंग बंदी है उसके बजाय जंग के देर पा खात्मे के जो अल्फाज हैं उसे ख़त्म कर रहे हैं, बल्कि उसे ख़त्म करने के बजाय मुअत्तल का जो लफ्ज़ है वो शामिल किया जाए। तो परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं चाहता है अमेरिका? जी, बिल्कुल। देखें, ये आपकी सवाल अगेन ये बात साबित करता है, ये 2 अल्फ़ाज़ जो हैं, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि परमानेंट जंग बंदी जो है, वो इसराइल की ऑप्शन के वो दोबारा फ़लस्तीन पे हमला कर सके, उसको पाबंद कर देंगे। तो इसका मतलब है अमेरिका नहीं चाहता कि इसराइल को पाबंद किया जाए मुस्तकिल जंग बंदी पे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जनाब अभी एक और चीज़ जो बहुत अहम है, जो मीडिया इसको उतना फ़ोकस नहीं कर रहा, वो ये है कि इसराइल के बयानिए में इस जंग के दौरान बहुत नुमायाँ तब्दीली आई है और इसराइल के तमाम ममालिक में जो सुफरा हैं, उनके जो वज़ीर आज़म हैं, उनके वज़ीर दिफ़ा हैं, वो पहले तो पहलूतही कर रहे थे, अब खुल के वो मुखालफत कर रहे हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन की, जिसको आज से 30 साल पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और वो कहते हैं कि जी इस तरह की कोई बात नहीं है और ये हकीकत पसंदाना नहीं है। 2 स्टेट सॉल्यूशन जो है उसको वो मानने से इनकारी भी हैं और उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो इस हालत में मैं समझता हूँ कि उनके जो जंगी मकासद हैं वो बुनियादी तौर पे ये है कि जो हमास की दिफाई कुव्वत को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया जाए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा गज़ा के हिस्से पे कब्ज़ा करके वहाँ पे मज़ीद से हुनर बस्तियाँ बसाई जाएँ। मोहम्मद तो अली साहब, देखिए ये
76 रोज़ गालिबन जो है वो गुजर चुके हैं और फ्रॉम द डे वन पाकिस्तानी मीडिया भी इस बात पे जोर दे रहा है। फिर कुछ अरसे बाद हमने देखा कि जो मगरबी मीडिया है उनकी आरा में भी तब्दीलियां आई और सब ने ये डिमांड किया कि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलना चाहिए इस सारी सूरत हाल का। तो क्या लगता है कि क्या रास्ता बचा है, किस तरह से ही परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा? देखिए, जो 3 ऑप्शंस पिछले 75 साल में फ़लस्तीन के देरपा हल के हवाले से सामने आए हैं, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। देखिए, 1948 के हवाले से जो बात थी, वो ये थी कि जी इसराइल एक गासिब रियासत है और हमास का नज़रिया उसी 1948 की पोज़ीशन पे कायम है। लेकिन पीएलओ जो है जी। और जो फ़लस्तीन की हुकूमत है, उसकी पोज़ीशन हमास से मुख्तलिफ है। ये बताना ज़रूरी इसलिए है कि जब 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात आई, जिसको अमेरिका ने, मुस्लिम दुनिया ने और फ़लस्तीनियों ने एक्सेप्ट किया, हमास ने उसकी मुखालफत की थी। लेकिन अब जबकि जंग छिड़ने के बाद इसराइल इवन 2 स्टेट सॉल्यूशन की पोज़ीशन से भी पीछे हट गया है, उसको भी नहीं तस्लीम कर रहा। तो अब फ़लस्तीनी हुकूमत और मुस्लिम दुनिया की पोज़ीशन सिफारती सतह पे इसलिए कमज़ोर हो गई है कि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसराइल उसकी मुखालफत भी कर रहा है और बदकिस्मती से जो फ़लस्तीनी हुकूमत है, पीएलओ जो है, वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के को इम्प्लीमेंट कराने में नाकाम नज़र आती है। तो इसलिए हमास की जो पोज़ीशन है, वो तो इस वक़्त पोज़ीशन ज़्यादा अपोज़िंग, पोलराइज़ और स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। हमास एक जानिब कहता है कि जी हम शुरू से ये कह रहे थे कि इसराइल एक गासिब रियासत है और 2 स्टेट सॉल्यूशन को हमास भी अपोज़ करता है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल तो उसको मानता ही नहीं है। तो मोहम्मद इस अली वक़्त साहब, जबकि अभी कुछ सर्वे भी हुआ है अमेरिका में और उसमें तकरीबन 52% जो नौजवान हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि इज़राइल को सफ़ाई हस्ती से मिट जाना चाहिए और ये जो सारी ज़मीन है ये फ़लस्तीनियों की है और ये उनको देना चाहिए। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात नहीं होनी चाहिए। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अब मुज़ाकरात की बात सामने आ रही है कि हमास और इज़राइली गवर्नमेंट के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो क्या लगता है मुज़ाकरात हो पाएंगे? देखिए, मुज़ाकरात जो है हकीकत में अगर देखा जाए और जंग, दोनों बैक वक़्त पैरेलल में चलते हैं। हम्म। जंग के मैदान में जो आप गेन्स या कामयाबियाँ हासिल करते हैं, उसको आप मुज़ाकरात की टेबल में दूसरे फ़रीक पे प्रेशर डालने और उससे अपने मफ़ादात के हुसूल के लिए सिफ़ारती सतह पे आप इस्तेमाल करते हैं। हम्म। इस दफ़ा मैं समझता हूँ हमास ने अपनी गलती को रिकॉग्नाइज़ किया है कि पिछले जो चंद दिन जो जंग बंद हुई थी, उसमें उन्होंने जो कैदियों को छोड़ा था, उसके बावजूद इसराइल की सोच में, अप्रोच में कोई तब्दीली नहीं आई। तो इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन है वो ये है कि हमास मजीद कैदियों को उस वक्त तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि इसराइल जंगबंदी पे आमादा ना हो जाए। हम्म। तो बहुत मुझे शुक्रिया यूँ लग आपका रहा है। सर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त निकाला सुनो पाकिस्तान किया और अपना तज्जिया पेश एक किया। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज़ है साकी। आज हम आपको पाकिस्तान के 2 ऐसे स्टूडेंट से मिलवाएंगे, 2 ऐसे नौजवानों से मिलवाऊंगे जिन्होंने बड़ा अच्छा कारनामा सर अंजाम हाँ दिया जी है। बिल्कुल। और ये टेक्सला टेफ्टा कॉलेज के 2 तालिब इल्म हैं। आज सुनो पाकिस्तान के गेस्ट हैं ज़रियाब खान एंड गुलाम कादिर। ज़रियाब एंड गुलाम, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि आपने क्या कारनामा सर अंजाम दिया? सो बेसिकली हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम हमने सोलर जीप रखा है। ठीक और है। इसमें जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक कार है ये? इसमें जो जिन लोगों ने जीप है, इलेक्ट्रिक जी। सोलर जीप, सोलर से चलती है ये जी। ठीक ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले मैं अपने ज़रियाब खान और कादिर, आप इजी हो जाएं और आपने बहुत बड़ा काम किया है पाकिस्तान के लिए और आपने पाकिस्तान का भी नाम फ़ख्र से बुलंद किया और अपने पेरेंट्स का भी। तो इजी होकर बताएं कि आपने ये आइडिया कैसे आया कि हम ये करेंगे? बेसिकली ये आइडिया हमारे एक दोस्त है बिलाल खान, ठीक। हमने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट बनाना होता है लाजमी 3rd ईयर में, ये आइडिया उसका था। फिर हमने इसमें वर्क किया, हमारी पूरी टीम थी और हमारी क्लास थी। ठीक है। ये बताइएगा सबसे आप पहले ना हम अपनी आप क्लास का शुक्रिया अदा करते हैं जी जी आप जिन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट में हमारी हेल्प की है। गाड़ी के बारे में बताएं, जो जीप आपने बनाई है वो कैसी है, वो कैसे काम करती है?
बेसिकली जो हमारी जीप है ना, हमने ऐसी चीज़ बनानी थी जो माहौल दोस्त हो और उसके बाद कॉस्ट भी कम हो और हर गरीब बंदा चला सके। जैसे कि आपको पता है पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हाँ जी। तो हमने कंसेप्ट एक लिया था, फिर हमने उसमें कामयाबी हासिल कर ली है। गुड गुड। तो ये बताएं कि ये जो आपने जीप बनाई है ये मार्केट में आएगी, इसे लोग खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ एक प्रोजेक्ट है ये? जी अभी तो फिलहाल हमारे लेवल पे प्रोजेक्ट है। अगर हमें कुछ और सपोर्ट होती फाइनेंशियली तो ये हम मार्केट में सेल कर सकते हैं। ये यानी सेलिंग आपको मटेरियल बन सकते सपोर्ट दी जाए तो आप इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं इसका वजन कितना है गाड़ी हैं। का? जी बिल्कुल, इसका वज़न 100 kg। और कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? ये इसकी यूटिलिटी बताएं थोड़ी सी ना कि किस तरह काम आएगी, किस तरह से ये ज़िंदगियां आसान कर सकती है। हमने सिर्फ अपना आइडिया लगाया ना, हमने भी 2 सीटर बनाई गया है। वैसे इसमें जो मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी ये उठा सकती है 300 kg तक ये उठा सकती है। ओके 2 हॉर्स पावर की हमने इसमें मोटर लगाई है जो आराम सुकून से 60 km/h की स्पीड में इसे चला लेती है। जबरदस्त। और कितनी देर में ये आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया अपना? फिर 2 वीक में लागत कितनी आई है? 150। 1,50,000। जी और वो सारे पैसे आपने खुद खर्चे या आपको कहीं से सपोर्ट मिला? वो हमारी पूरी क्लास जो थी उन्होंने मिल के की है। वाह, Very ये nice। तो बड़ी अच्छी Student बात ने है। दिया है जी, क्या तो यार बात जब आप लोगों ने ये सारा प्रोजेक्ट बनाया तो कैसा महसूस हुआ? अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बताया ना। पहले आपको लगता था कि ये बना पाएंगे, ये किस तरह से काम करेगी चीज़, आइडिया कहाँ से आया, और फिर जब बना लिया तो उसके बाद कैसा फीडबैक मिला टीचर से, स्टूडेंट से, घर वालों से? तो सबसे पहले जब हम गाड़ी बना रहे थे तो उस वक्त बहुत लोग यही कह रहे थे कि ये आपकी गाड़ी जो है ये नहीं चलेगी ना, अच्छा और बहुत हमें हेट कर रहे थे इन बातों पे कि आप ये गाड़ी बना रहे हो, अपने पैसे ज़ाया कर रहे हो, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो, आप स्टडीज़ पे फोकस करो। लेकिन हमारे टीचर हैं सर इदरीस साहब और सर वकार अहमद, उन्होंने हमें कहा है कि बेटा आप अपनी इस गाड़ी पे फोकस करो और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद हमें कामयाबी मिली है, और जो लोग हमारे ऊपर कर रहे थे वही हमारी तारीफ़ कर रहे थे बाद में कि आपने जबरदस्त। इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है और ये चल भी रही है। अच्छा आपने भी कहा कि हुकूमत की जानिब से अगर या किसी और जानिब से अगर आपको सपोर्ट मिलती है तो आप इससे अच्छी गाड़ी बना सकते हैं और ये आम आवाम के लिए भी आसानी पैदा करेगी। तो वो किस तरह की सपोर्ट आपको चाहिए? दूसरा, माहौल दोस्त कैसे है ये? माहौल दोस्त जिस तरह ना, इसमें कोई फ्यूल कंज्यूम नहीं हो रहा, अच्छा और जो टोटल सोलर और बैटरी चल रही है, ना स्मोक छोड़ती है ना शोर करती है, इको फ्रेंडली है। वेरी नाइस। तो आपने सवारी की हुकूमत इसमें? किस तरह अगर जी ठीक है। तो ये कितनी देर कितना चार्ज हुकूमत करें तो किस इससे तरह कितना अगर- सफ़र तय करती है, कितना रास्ता तय करती है? दिन को तो ये सोलर साथ सोलर लगा है, सोलर के साथ कन्वर्टर लगा है, दिन को सोलर से चार्जिंग होती रहती है। और अगर रात हो जाए या मौसम ख़राब हो जाए तो बैकअप पे बैटरियाँ लगी हुई हैं। अच्छा हमें लास्ट पे ये बता दें कि आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्या आपकी वो है मतलब मुतालिबात? हमें थोड़ी सी फाइनेंशियली सपोर्ट होनी चाहिए। ठीक। ज़रियाब खान, गुलाम कादिर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारी उम्मीदें, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं जी कि आप आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने इतनी ही कामयाबी के साथ वो बनाएं और इवेंचुअली जब आप पास आउट हों अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके तो फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप जो हैं वो अपना हिस्सा डालें और मुल्क की जो नाम है, हमारी मुल्क की जो शान है उसमें इजाफा करें। सुनो, पाकिस्तान की रवायत है कि हम अपने टैलेंट को लेके आते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप तक पहुंचाएं और ये हमारा दीगर बच्चों के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर काम करते हैं। और देखें स्टार्ट में उनको भी लोगों ने कहा कि आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने कर दिखाया। हमारी बेस्ट विशेस अभी हैं इनके मुझे भी साथ। काफी लोग कह रहे हैं तुम ब्रेक नहीं ले सकते, लेकिन मैं कर दिखाऊंगा, मैं ब्रेक लेके दिखाऊंगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और अब सियासी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो जैसा कि सबको मालूम है कि इंतखाबात की आमद है और इसी हवाले से हम देख रहे हैं खासी गहमा गहमी भी नज़र आ रही है। कुछ जमातें जो हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड कर रही हैं, कुछ जो हमारे इक़्तिदार में इस वक्त जमातें मौजूद हैं और कुछ जो हैं उनके नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से भी ये मुतालिबात बहरहाल सामने आ रहे हैं। और कहीं पे
इंतखाबात लड़ने के लिए एक से ज़ायद हलकों में कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं। हासिल भी कर लिए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। और बढ़ती महंगाई भी सामने है और फिर जो रैलियां हैं उन पर भी हम क्रैकडाउन होते हुए देख रहे हैं। तो इस ओवरऑल सिचुएशन पे तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार अदनान आदिल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमारे साथी अनीक नाजी साहब नहीं आए, वरना हम वो जी। फेस टू फेस उनसे जरा मुलाखड़ा करते हैं। लेकिन आज मुलाखड़ा नहीं करते, आपसे बातचीत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया अदनान साहब। अदनान साहब, बानी पीटीआई की बात करते हैं। उनकी जानिब से ये खबर आई है कि 3 हलकों से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और नाअहली की उम्मीद सामने आ रही है। ऐसा मुमकिन नाहली है? की उम्मीद या नाहली खत्म होने की? नाअहली खत्म होने की। आप चाहती हैं वो नाहली? नहीं, नाअहली खत्म होने की उम्मीद अच्छा। सामने आ रही है। और ऐसी सिचुएशन में क्या कभी ऐसा मुमकिन हो सकता है कि वो इलेक्शन लड़ सकें? और अगर कभी किसी ने जेल में से इलेक्शन लड़े? जी ऐसा है कि उनको सज़ा हुई है तोशा खाना केस में, जो जज हुमायूं दिलावर साहब ने दी। उसके खिलाफ उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की हुई है और उनके वकला का ख्याल है आज या कल उस पर फैसला कोई आ जाएगा कि वो सज़ा बरकरार रहती है या खत्म हो जाती अगर तो वो सज़ा ख़त्म हो गई फिर तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे, वरना वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। क्योंकि कानून ये कहता है कि कोई शख्स अगर सज़ा याफ्ता हो तो नाअहल हो जाता है। लेकिन अगर वो सज़ा याफ्ता ना हो, अभी मुकदमा ज़ेर समाअत हो और अभी उस पर कोई फैसला ना आया हो, तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है। हाँ, जेल से इलेक्शन लड़ सकता है। कानूनी ठीक। माहिरीन यही कहते हैं कि कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अगर वो मुजरिम साबित नहीं हुआ फिर तो वो जेल से इलेक्शन लड़ सकता सकते हैं, है। सही। लेकिन ये कि वो जेल में ही रहेगा, उसको कोई सहूलत नहीं मिलेगी कैंपेन वगैरह चलाने जी। की या और दीगर सहूलियात। उसके कागजात नामजदगी अगर जमा हो जाते हैं और एडमिट हो जाते हैं तो फिर उस पर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे यहाँ माजी में ऐसा हुआ कि सन 70 में मौलाना कौसर न्याजी एक थे, वो पीपल्स पार्टी की तरफ से जेल से इलेक्शन लड़ा था। ठीक है। 1970 में ऐसा हुआ कि चौधरी ख़ानदान के बड़े चौधरी ज़हूर इलाही, जी। उन्होंने इलेक्शन जेल से लड़ा था। सही। तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं। और शेख रोहिल असगर लाहौर के एक मुकामी सियासतदान हैं, उनकी तरफ से भी कुछ सूबाई असम्बली के उनकी फैमिली ने भी इलेक्शन लड़े हुए हैं जेल से। इंडिया में भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। अब ये है कि वो जो बानी पीटीआई हैं, बानी चेयरमैन, वो लाहौर से और इस दफ़ा इस्लामाबाद से भी इलेक्शन लड़ने का उन्होंने इंदिया दिया है, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में उनकी सपोर्ट बेस समझा जाता है कि पीटीआई की ज़्यादा है, इसलिए वो लाहौर और इस्लामाबाद को फोकस कर रहे हैं। मियाँ वाली जो है उनके कबीले का, वो एक न्याजी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वहाँ उसका बड़ा गढ़ है और वहाँ के लोगों की एक जज्बाती वाबस्तगी उनके साथ है। वो हमेशा वहाँ से बड़ी आसानी से जीत जाते हैं, तो वो उनकी एक महफूज सीट वैसे है। अदनान साहब, क्या मंजरनामा होगा अगर जेल से इंतखाबात लड़े जाते हैं? मंजरनामा यही होगा कि देखें, एक इमोशनल जो उनके सपोर्टर्स हैं वो तो कोशिश करेंगे कि उनके वर्कर्स के वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, लेकिन अब देखना होगा कि सरकारी मशीनरी कैसे एक्ट करती है, जी हाँ। सरकारी मशीनरी का क्या रवैया है। क्योंकि अभी तक तो आप देख रहे हैं ना कि उनकी शिकायत सामने आ रही हैं पीटीआई की कि क्रैकडाउन भी हो किया रहा जा है, रहा है। कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दे रहे, वो पुलिस वाले कागजात लेके भाग जाते हैं। ये पहली बार हुआ है मेरे करियर में। मैं 33 साल से जर्नलिस्ट हूँ। इलेक्शन होते हैं, धांधली की भी कई तरीके हैं। मसलन ये कि प्री पोल रिगिंग कहा जाता है कि अगर एक हुकूमत जो है अपने उम्मीदवारों को फेवर करने के लिए फंड्स रिलीज़ करती है और उनकी सिफारिश पे वो तरक्याती काम कराती है ताकि उनकी सपोर्ट बेस मजबूत हो जाए, तो उसे प्री पोल रिगिंग वैसे समझा नाम जाता आपको है। लगता है कि अगर जेल से ही इंतखाबात लड़ने का फैसला हो जाता है और अनाउंसमेंट हो जाती प्रॉपर, तो ये इटसेल्फ एक इलेक्शन कैंपेन हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। लोगों में जोश व जज्बा बढ़ जाएगा, उनके सपोर्टर्स में जज्बा बढ़ जाएगा। अभी तो वो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि वो गेम से आउट हैं, माइनस चेयरमैन पीटीआई। बिल्कुल। और लेकिन अब ये कि जब वो इन हो गए तो फिर उनकी पार्टी जो है ज़्यादा गैल्वनाइज हो जाएगी, ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाएगी, और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं वो ज़्यादा, उनका बड़ा तनासुब जो है पीटीआई के साथ है और उनमें जोश व जज्बा भी ज़्यादा होता है। तो वो तासुर ख़त्म हो जाएगा कि अब आइंदा ऐसा सिस्टम आने वाला है जो माइनस बानी चेयरमैन पीटीआई है या माइनस पीटीआई है। बिल्कुल। तो उससे एक साइकोलॉजिकल बूस्ट तो मिलेगा उन्हें। अभी ये भी देखें ना आप कि 3 जगह से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं बैक वक्त। पहले वो 5 जगह से भी लड़ चुके हैं, 8 जगह से भी लड़ चुके हैं। तो इस पे काफ़ी तनकीद होती है कि एक आदमी जो है ना, हाँ, 2 हलकों से, नवाज शरीफ साहब की इतला आई है कि एक लाहौर से और एक मानसहरा NA-15 से। मानसहरा जो है वो हज़ारा डिवीजन जो है नून लीग का या मुस्लिम लीग का पुराना गढ़ समझा जाता है। अच्छा। हज़ारा के लोग जो हैं वो रिवायती तौर पर लाहौर मुस्लिम भी लीग के समझा जाता सपोर्टर्स रहे हैं, लेकिन अब सुना है कि ट्रेंड
तब्दील Change हुआ हो है गया। पीटीआई की वजह से। ठीक। अब देखना ये होगा कि ये उनके दामाद कैप्टन सफदर का भी आबाई इलाका है मानसहरा, और मानसहरा में उन्होंने काम भी बहुत किया है। मैं मानसहरा जब गया था ज़लज़ले के ज़माने में भी, तो मैंने देखा कि नून लीग ने बड़े बड़े कैंप लगाए हुए थे ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए। वहाँ लोग रह रहे थे, खैमों में खाना दिया जा रहा था। तो वैसे भी नून लीग के लोग जो हैं वहाँ पे आवाम के साथ बहुत राब्ते में रहते ताउन हैं। करते उनकी हैं। तो नवाज शरीफ को वहाँ हराना आसान नहीं होगा। पीटीआई हालांकि पॉपुलर है, लेकिन टफ कॉन्टेस्ट होगा। और ये जो है कि 2 जगह से इलेक्शन लड़े या 3 जगह से इलेक्शन लड़े, उसके पीछे एक तो सोच ये होती है कि अगर कहीं पे कोई हैंकी पैंकी हो जाए, तो एक कोई जगह गड़बड़ से हो जीत जाए तो जाए। कम से कम एक सीट तो सिक्योर हो। दूसरे ये साबित करना होता है कि आवाम को कि हम बहुत पॉपुलर हैं। देखें, हम एक नेशनल लीडर हैं, यानी हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ पंजाब में या लाहौर तक महदूद नहीं है, बल्कि मुल्क के तमाम इलाकों में, दीगर यहाँ पे इलाकों भी, में वहाँ भी पे हम किसी एक बड़े तरीके के लीडर लीडर नहीं हैं। लेकिन इसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ती है, जी। क्योंकि बहुत खर्चा आता है इलेक्शन पे। फिर वो एक सीट खाली हो जाती है या 2 सीटें खाली हो जाती हैं, फिर उन पे इलेक्शन होते हैं, फिर खर्चा आता है। तो बाहर इंडिया ने एक कानून पास किया है कि बेक वक्त आप एक ही सीट से। जी 1 या 2 से ज़्यादा सीटों पे नहीं लड़ सकते। अगर चलो- पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। कोई 8 सीटों से भी लड़ सकता है, 3 सीटों से भी लड़ सकता है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए, नई असम्बली को इसको महदूद करना चाहिए। आदिल साहब, अगर चेयरमैन पीटीआई की जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाती है और वो इलेक्शन लड़ लेते हैं, तो क्या लगता है मुकाबला जो है वो क्लीन स्वीप होगा? देखिए, जो सर्वेज आ रहे हैं वो तो पीटीआई की फेवर में आ रहे हैं, लेकिन सर्वेज जो होते हैं उनका सैंपल छोटा होता है, 2000-4000 लोगों के ऊपर बेस करके होते हैं। अब फिर ये कि इलेक्शन के करीब एक हवा चलती है, एक लहर चलती है। वो लहर कैसी है? फिर बहुत सी बातें डायनामिक्स होती हैं, फिर मैकेनिक्स होती हैं। मैकेनिक्स ये है कि आप अपने वोटर्स को ऑर्गेनाइज करके पोलिंग स्टेशन तक ले जाते हैं, उनको सही जगह पे वोट कास्ट करवा देते हैं। पीटीआई का मसला ये है कि उनकी तंजीम इस वक्त टूट फूट का शिकार है। बहुत से लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं, कुछ पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, कुछ रूपोश हो गए हैं, कुछ निकाम सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या उनका वोटर जो है वोट डालने जाएगा या नहीं जाएगा? अगर जाएगा तो वो सही तरह वोट कास्ट कर सकेगा? क्या उनको पोलिंग एजेंट मिल सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे? ये जो मैकेनिक्स है इलेक्शन की, इसके ऊपर पीटीआई को काम करना पड़ेगा। अदनान साहब, ये जो कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए जा रहे, इसको किस एंगल से देखते हैं आप? हाँ, ये देखिए, एक सूरत ये है कि पीटीआई के ऊपर अमली तौर पे ऐसा सलूक किया जा रहा है पीटीआई के साथ जैसे वो एक ममनुआ तंजीम। जी। आप उसके लोग कन्वेंशन नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, उनके लोगों को लोग कहते हैं हम पे दबाव है, वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, पुलिस रेड कर रही है लोगों, जो पीटीआई के जो लोकल लीडर्स हैं, उनके दफातर को, उनके कारोबार को, कैंपेन्स नहीं कर पा रहे, कैंपेन नहीं कर पा रहे। तो जो उनके मुखालफिन है वो कहते हैं कि इन्होंने 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत की कोशिश की, तो अब इनके साथ तो ऐसा होना था। लेकिन एक तरीका ये था कि इनके ऊपर एक रेफरेंस दायर किया जाता और इन पर पाबंदी लगा दी जाती। कानूनी तौर पे जो कुछ किया जाता कानूनी तौर पे किया जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं किया गया। उनका निशान भी नहीं, उनके ऊपर पाबंदी भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर अमली तौर पे क्रैकडाउन हो रहा है। तो ये एक मावराए कानून अमल है और इसको वो अदालतों में चैलेंज करने जा रहे हैं। देखते हैं कि अदालतें इस पे कैसे रिएक्ट करती हैं। जब इस तरह के मामला हो रहे हैं तो दूसरी जाने फिर तासुर बनता है कि नून लीग इज द किंग्स पार्टी, उनको फेवर मिल रही है, क्योंकि उनको जब अदालतों से रिलीफ मिलता है तो फिर उन पर फेवरेट पार्टी होने के जो है वो रिमार्क्स उनके दिए जा रहे हैं दूसरी सियासी जमातों की जाने से। तो ये इटसेल्फ नून लीग के लिए कितना डेंजरस है? ये देखिए, नून लीग की बज़ाहिर तो अवाम में मकबूलियत कम हुई है और वो जो ख्याल था कि नवाज शरीफ बाहर से आएंगे तो एक रिपल्स क्रिएट करेंगे, बहुत लहरें बनेंगी और अवाम में एक जोश व वलवला उनके लिए पैदा होगा, वो नहीं हो सका अब तक। और वो अभी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, शायद सिक्योरिटी थ्रेट महसूस कर रहे हैं या कोई और वजूहात हैं। वो समझ रहे हैं कि महंगाई उनके भाई के दौर में इतनी ज़्यादा हो गई, 16 माह का जो शहबाज शरीफ का दौर था, 40% महंगाई थी, बेरोजगारी थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, अभी भी बिजली के निर्खों में इजाफा कर दिया गया। जी, मैं उस पर आता हूँ। तो इस वजह से अभी भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बज़ाहिर तो उनकी मकबूलियत कम हुई है, लेकिन ये लग रहा है कि जो हुकूमती ढांचा है वो उनको सपोर्ट कर रहा है और हुकूमती ढांचे की सपोर्ट से उनके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। तो जो लोग हवा का रुख देख कर चलते हैं, जो कहते हैं कि चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर को तो वो लोग जो हैं वो उनके साथ मिल गए हैं।
बहुत से लोग पैसा लगाते हैं इलेक्शन में, फाइनेंशियर होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ताकि जो हुकूमत आए उनके साथ फ्रेंडली रहे, उनके कारोबार में आसानियाँ हों, तो वो सब लोग नून लीग का रुख कर रहे हैं। लेकिन तो ये एक बड़ा एडवांटेज है हमको। वाज़ेह बयानिया भी तो सामने नहीं आ रहा ना, मतलब इक़्तिदार अगर मिलता भी है तो क्या पॉलिसी होगी, आपको क्या लग रहा है? नए नवाज शरीफ साहब हैं, नए इसाक डार साहब हैं। देखें, अब उनका जो पिछले 3 दौर थे उसमें तो उनका पैटर्न ये रहा है कि वो बैरूनी कर्जे बहुत बड़ी तादाद में लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, मोटरवेज बनाते हैं, अंडर पासेस, टनल्स। तो अब भी उनका फोकस तो यही होगा। हो सकता है इस दफ़ा वो ML1 का प्रोजेक्ट जो रेलवे वाला प्रोजेक्ट है वो शुरू कर दें, लेकिन उसका नुकसान ये होता है मुल्क कर्ज़ों के बोझ तले दबता चला जाता है। और जो बैरूनी कर्जे आपने लिए, अब 125 अरब डॉलर के पाकिस्तान के ऊपर कर्जे हैं, वो देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, वापस करने के लिए, उनको वापस करने के लिए कर्जे मांग रहे हैं। अब बाहर के लोग वो भी हमें नहीं दे रहे हैं, तो ये एक इशू है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़्यादा दौर इस बात पे दे रहे हैं कि इमरान जो बानी चेयरमैन PTI हैं उनके ऊपर तनकीद करें, लेकिन ये कि उसका कोई ख़ास अभी तक तो रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है बाद में आ जाए। नादिल साहब, अब इससे पहले हम देख रहे थे इंतखाबात की जब बातें चल रही थी, जब तक डेट अनाउंस नहीं हुई थी, डेट अनाउंस होने के बाद भी हम PTI की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये शोर सुन रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और लाडला बनाकर पेश किया जा रहा है किंग पार्टी नवाज शरीफ को, और किंग पार्टी नवाज शरीफ और नून लीग, मतलब ये सब कुछ। और ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं PTI के साथ जो हो रहा है, तो ये तो फिर जाहिर हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसका जवाब उनके मुखालफिन ये देते हैं कि चूंकि 9 मई को उनका रियासत से टकराव हो गया तो ऐसा होना ही था। बट ये तो गैर कानूनी। हाँ, उनको कानूनी तौर पर आप ममनुआ करार दिलवा देते थे। इसका मतलब है आपने कानूनी कार्रवाई नहीं की तो आपके पास पूरा एविडेंस नहीं है कि वो कोर्ट में जाके बरकरार रह सके, इसलिए आपने वो कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया, इंतज़ामी रास्ता इख्तियार किया कि इंतज़ामिया के ज़ोर पे उनको क्रश कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि 8 फरवरी को वोटर किस तरह रिएक्ट करता है। अगर वोटर बड़ी तादाद में निकल आता है, 60-70% वोटर वोट कास्ट करने के लिए निकल आता है, और 6.25 करोड़ वोटर जो है नौजवान वोटर हैं, 18 से 35 साल की उम्र के लोग हैं, जिनका ज़्यादा रुझान PTI की तरफ है, अगर वो वोट कास्ट कर देते हैं तो फिर बड़ा अपसेट होने का चांस है। लेकिन अगर वोटर बददिल होकर, मायूस होकर घर बैठ जाता है तो फिर शायद नवाज शरीफ को उसका फ़ायदा हो। और फिर ये कि जो देखना ये होगा कि लोग पार्टी बेस पे वोट डालते हैं या इलेक्टेबल्स को वोट डालते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कॉम्बिनेशन होता है। एक पोर्शन वोट का होता है जो इलेक्टेबल का होता है, मुकामी सियासतदान का होता है, एक पोर्शन होता है जो पार्टी का होता है। शहरों में पार्टी वोट ज़्यादा है, देहात में इलेक्टेबल का वोट ज़्यादा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये जो डिजिटल मीडिया है इसकी वजह से इलेक्टेबल्स का जोर कम पड़ा है, और देहात में भी अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो डेटा सामने आया है उसमें काफ़ी तादाद है नए वोटर्स की जो अभी एंटर हुए वोटिंग लिस्ट में। और जाहिर है आबादी बढ़ रही है, 25 करोड़ के करीब आबादी हो गई है, नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अब देखना होगा कि देहात के लोग किस तरह वोट कास्ट करते हैं, क्या वो इलेक्टेबल्स की तरफ ही जाते हैं जैसे कि माजी में जाते रहे हैं, या पंजाब खास तौर से, और क्या वो सियासी पार्टी की बुनियाद पर वोट डालते हैं। इससे भी आइंदा का जो सियासी मंजरनामा है वो मुतय्यन होगा। लाहौर कैसे ट्रीट करेगा नून लीग को, नवाज शरीफ को? फिलहाल तो पोजीशन पतली नज़र आती है। शहरों में तो जो शहरी इलाके हैं वहाँ नून लीग की पोजीशन कमज़ोर है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जैसा कि क्रैकडाउन हो रहा है, PTI के लोग कागजात ही जमा नहीं करा पाते, उनके पास पोलिंग एजेंट ही ना हो उनके पास, तो फिर तो एक तरफा ही था मुकाबला होगा। नान साहब, ये भी होता है कि ख़वातीन वोटर्स की राय क्या है, मर्द हज़रात वोटर्स की राय क्या है, ये भी डिपेंड करता है इससे, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन की एक मैं ही हालिया रिपोर्ट पढ़ रहा था नहीं, तो उसमें ये था कि ख़वातीन वोटर्स की तादाद अब बढ़ी है। मतलब ये जो गैप एक 10 मिलियन का गैप था जो अब रिड्यूस हो गया। नहीं, तो तकरीबन 1 करोड़ 28 लाख का गैप था या 10 लाख का हो गया था, अब वो 99 लाख का है, अभी भी 99 लाख का है, यानी 99 लाख खवातीन कम है। हालांकि आबादी में ज़्यादा है, वोटिंग में हमारे यहाँ बहुत से इलाके हैं जहाँ पे औरतों का वोट डालना जो है वो सही नहीं समझा जाता, और इसलिए ये एक बड़ा तशवीशनाक पहलू है कि औरतों की जो फ्रेंचाइज़ है उसको यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दाम किए भी गए हैं, लेकिन कबायली माशरा जहाँ पर है या फ्यूडल माशरा है या रूरल देही माशरा है, वहाँ पे औरतों की अभी भी पूरी तरह नुमाइंदगी नहीं होती, उनको हक़ राय दही से महरूम रखा जाता है। इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए, आप मीडिया के लोग भी इसको इसमें शऊर फैलाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपकी बात की तरफ आना चाहता हूँ, बिजली वाली बात आप तकरीबन
रुपए यूनिट बिजली बढ़ा दी जी। गई है और अभी आ रहा है कि नेपरा शायद मंजूरी देगी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। जी। अब मैं अपने घर में जो टोटल बिल आता है उसको यूनिट से जब डिवाइड करता हूँ तो तकरीबन 55 रुपए का यूनिट पड़ता है, यानी टैक्सेस वगैरह सब मिलाकर जी। इतने में। अब मुझे तो इससे गर्ज नहीं है ना कि इसमें बिजली की कीमत कितनी है और टैक्सेस कितने हैं, मैं तो टोटल बिल देखता हूँ और उसको यूनिट से डिवाइड करता हूँ। अब ये सूरत हाल इसलिए है कि हमने बहुत ज़्यादा महंगे बिजली के प्लांट लगाए। मसलन साहिवाल कोल प्लांट जो है 32 रुपए यूनिट बिजली देता है। जब उससे बिजली 32 रुपए की मिल रही है तो हुकूमत ज़ाहिर है उसे 20 रुपए की तो नहीं बेचेगी, बिल्कुल ऐसे। वो तो उसको फिर 50 रुपए की उसकी तरसीलात पे भी खर्च आते हैं, मेंटेनेंस पे भी आते हैं। तो इसी तरह जो हमारे IPPs हैं उनसे अगर हम 100% बिजली ना भी खरीदें, उनसे हम 50% खरीदें, मतलब वो एक यूनिट जो है वो 800 मेगावाट बिजली बना सकता है। जी। हुकूमत 400 मेगावाट खरीदती है, लेकिन उसको पेमेंट जो है 70% के बराबर करनी पड़ती है। उसकी कैपेसिटी जितनी है उसके मुताबिक डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो जब डॉलर महंगा होता है तो बिजली भी महंगी हो जाती है, क्योंकि हुकूमत को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये हमने जो माहदे किए निजी बिजली घरों से, और उनकी बिजली बनती है इम्पोर्टेड कोल से, इम्पोर्टेड LNG से, जी। इम्पोर्टेड ये डीजल और फर्नेस ऑयल से। तो जब उनकी कीमतें बढ़ती हैं, जब डॉलर की कीमत बढ़ती है, पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू होती है, तो बिजली की कीमत ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। अभी भी हुकूमत को तकरीबन 2,500 अरब रुपए का खसारा, गर्दिशी कर्ज का ठीक। सामना है बिल्कुल। इतनी ठीक है। कीमत बढ़ाने के बावजूद। फिर हुकूमत को तकरीबन 17% तो बिजली का लॉस शो किया जाता है, बिजली लाइन चोरी- लॉसेस। बिजली और चोरी भी थे। जो बिजली चोरी भी बहुत अदम अदायगी हाँ है, जी। जो लोग बिल ही नहीं बिल ही देते देते हैं, हैं। हुकूमती इदारे भी उसमें शामिल हैं और प्राइवेट भी। बाज़ जगह पे 40% बिजली की कीमत मौसूल ही नहीं होती, जी हाँ। हुकूमत को वसूल ही नहीं होती। तो बस 2024 का जो आवाम को तोहफा दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट की जानिब से वो ये है कि 22 अरब 29 करोड़ का इजाफी जो बोझ है वहाँ पर डाला। ये तो हर 2-3 महीने बाद डाल दिया जाता है और उसमें गरीब आदमी ज़्यादा पिस रहा है, क्योंकि जिसकी आमदनी कम है। फ़र्ज़ करें कि एक आदमी की तनख्वाही 28-23 हज़ार 30 हज़ार वो रुपए कैसे है, मैनेज वो अगर बिजली का बिल ही 5-6 हज़ार रुपए का दे देगा तो उसके पास फिर क्या बचेगा। अदनान साहब 5,000 तो बड़ा कम है। पिछले दिनों हमने देखा लोगों ने एहतजाज किया, जब लोग घरों से बाहर निकले, वो 1 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन के साथ वो एक स्कैम हुआ कि उनके जितने उनकी यूनिट्स थे, टैक्स था, उससे डबल उनसे बिल लिया गया। जी, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। मेरे जो मीटर का फोटो उस पे आनी चाहिए वो नहीं आती, धुंधली धुंधली आती है, क्योंकि वो एवरेज बिल डालते हैं। खैर, ये मामला तो चोरी चलते किसी को कराते हैं, बिल किसी से वसूल करते हैं। अब जो करप्शन इतनी ज्यादा हर माशरे के हर शोबे में फैल गई है, उसका खुमियाजा आम आदमी को भुगतना बिल्कुल पड़ता है। अदनान अदनान साहब, वक्त हमारा खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, बहुत आपने हमें शुक्रिया वक्त दिया। आपका। अब एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताते हैं कि आज के दौर में हर नौजवान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि शादी के बाद उन्हें ऐसा आज़ाद माहौल मिले जिसमें वो ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार सकें, और ऐसा सिर्फ उसी सूरत मुमकिन होता है जब वो फैमिली से अलग-अलहदा रिहाइश इख्तियार करें। दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में सिंगल फैमिली सिस्टम ही राइज है, जबकि अब बड़े सग़ीर पाक व हिंद में जॉइंट फैमिली सिस्टम को बल्कि इससे पहले भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है यहाँ पर। मगर अब यहाँ भी लोगों की सोच बदलना शुरू हुई है और वो अब सिंगल फैमिली सिस्टम की बात करने लगे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो ख़ानदान की साथ जुड़ी होती कनेक्टेड है। रहती है और वो पूरी ज़िंदगी भर जो है ना उनकी ज़रूरत को महसूस करता रहता है। हाँ। ये सिस्टम कितना ही बेहतर हो और उसमें क्या मसाइल हों, तो इस हवाले से हम अब ले लेते हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं, उनकी आरा हम ले लेते हैं कि बिल्कुल जी। हमारे साथ मौजूद है रिलेशनशिप कोच हैं, माहिर तालीम है सादिया वाइन साहिबा, और मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर अमानत रसूल साहब। आप दोनों को वेलकम करते हैं। बड़ा अहम टॉपिक है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या फिर सिंगल फैमिली। तो दोनों से सवाल है। आपसे पहले ये सवाल है कि कौन सा होना चाहिए शादी के बाद, क्योंकि हर लड़की की तो ख्वाहिश होती है कि मुझे अलग से एक सिस्टम मिले। सिंगल। और इस्लाम इस मामले में क्या कहता है? पहले आप फिर। ओके, सिंगल होना चाहिए, क्योंकि जो माइंडसेट हमारी ख़वातीन का पाकिस्तान में है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कहीं से भी नहीं है। वैसे तो हम बड़ा शो डालते हैं कि पाकिस्तान का जो इमेज है उसको सॉफ्ट दिखाया जाए दुनिया में, लेकिन जो हमारा टेलीविज़न है वो ड्रामे जो दिखा रहा है उसमें सास का जो रोल है वो इतना ज़्यादा डरावना है कि मुझको लगता है कि वो एक निहायत इलिटरेट और बदतमीज़ औरत है। जो ज़बान वो बोल रही है अपने बेटे के लिए और बहू के लिए वो कोई औरत नहीं बोल सकती, लेकिन वही वो दिखा रहे हैं जो कि है। दिस इज नॉट अ सॉफ्ट इमेज। हकीकत ऐसी नहीं है ना, बहुत सारी अच्छी सासें भी मौजूद हैं दुनिया में। उनको मेरी ढूंढना सास बहुत पड़ेगा। अच्छी हैं। जी, वो आटे में नमक के बराबर है। बिल्कुल, मैं भी सास हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन फिर वही वाली बात आती है
इस तरह की सासें बहुत कम हैं जिनके नज़दीक उनकी बहू बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो उसकी इज्जत करते हैं, और जब वो आती है तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं कि हमारी बेटी जैसी है। बिल्कुल। लेकिन ऐसा अगर आप सोचेंगे हर घर में है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एट ऑल। और जितने भी लोग इकट्ठे रह रहे हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मैंने कोई पॉजिटिव रिलेशनशिप देखी ही नहीं है। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं, उनका जो फ्यूचर है वो तबाह बर्बाद हो जाता है ओनली बिकॉज दे आर लिविंग टुगेदर। और उसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, इसलिए क्योंकि वो सारे अपनी अपनी एक जिसे कहते हैं पंजाबी में लुच तलते हैं ना कि अब ये मैंने क्या था, मेरी गल सुनी हो। तो हमारा मुल्क तो ऐसे ही है। एने मेनू पानी नहीं पूछा, अमान साहब की भी ओपिनियन लेते हैं इस मामले पे, लेकिन उससे पहले सर हम ये भी बता दें अपनी ऑडियंस को कि वो कॉल कर सकते हैं सेगमेंट के दौरान और वो भी सवाल कर सकते हैं, और आप बता सकते हैं कि आपको जॉइंट फैमिली सिस्टम से कोई मसाइल हैं, कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर व्हाट्स योर ओपिनियन और दीन इस्लाम बिलखुसूस इस हवाले से? देखिए, मैं तो बात इस्लाम के बारे में आपको बता देता हूँ। इस्लाम में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। सही। इस्लाम कहता है कि आप जिन हालात में डाले गए हैं, जिस सिचुएशन में डाले गए हैं, उसमें आप क्या बेहतरीन फ़ैसला करें। लेकिन जहाँ तक मामला है ताल्लुक़ का और जो अखलाकियात का होता है, इस्लाम इस बात की तालीम देता है कि सिला रहमी होनी चाहिए। मतलब ये है कि अगर इंसान अलहदा भी रह रहा है तो अपने वालिदैन प्यार मोहब्बत में के साथ उनकी खिदमत, उनका अदब एहतराम मलूज़ खातिर रखे। इसी तरह अगर वो अपने बहन भाइयों से अलहदा होकर रह रहा है तो बहन भाइयों के साथ मिलना जुलना और ताल्लुक़ अच्छा होना चाहिए, और दुख सुख में एक दूसरे के शरीक होना चाहिए। ये से सिला रहमी इसको कहते हैं इस्लाम में। तो इसकी तालीम हमें इस्लाम देता है। बाकी इस पर कोई नहीं मसला। आप देख लीजिए कि जो सूरत हाल आप समझते हैं आपके लिए मुमकिन है कि मुख्तलिफ हो, मेरे लिए मुख्तलिफ हो, डॉक्टर साहिबा के लिए मुख्तलिफ हो, किसी और के लिए कोई और सूरत बनती हो, तो वो उसने अपने हालात के मुताबिक अफोर्डेबिलिटी की बात है ये आज के दौर जी, वाज़ेह बात है। यानी कि बहुत से मसाइल होते हैं जिनको आप पेश नज़र रख कर आप अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आपको अलग होना चाहिए। तो इसलिए हर शख्स को मेरा ख्याल है आज़ाद छोड़ देना चाहिए कि वो अपने हालात और सूरत हाल के मुताबिक वो जो भी फैसला करे वो ठीक होगा, उसकी अपनी ज़िंदगी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक पर्सन जो है वो अफोर्ड कर सकता है, यानी वो अपनी फैमिली को भी लेके चल सकता है और अलग से अपनी बीवी को घर भी दे सकता है, उसको अलग से रख सकता है, तो इस्लाम इसमें क्या कहता है कि अलग देना चाहिए? देखिए, एक बात यह है कि जब मेरे सामने कोई ऐसा केस आएगा तो फिर मैं उसका फ़ैसला दूंगा, उनको समझाऊंगा कि वो क्या तरीका इख्तियार करें। तो मामला यही है कि दोनों तरीके से इंसान को आज़ादी है। यानी अगर वो खुशहाल है, अफोर्ड कर सकता है तो ठीक है, वो अपनी फैमिली को अलहदा रख ले। तो असल जो इस्लाम जिस बात पे ज़ोर देता है वो ये है कि जो वालिदैन के हुकूक हैं, बहन भाइयों के हुकूक हैं, रिश्तेदारों के हुकूक हैं, उनको बेहतरीन तरीके से इंसान को अदा करना चाहिए। उनसे बिल्कुल कता रहमी करके कट कर नहीं रहना चाहिए। उनके दुख सुख में शरीक होना चाहिए। कोई मुश्किल में है, मुश्किल में उसकी मदद करनी चाहिए। हर भाई, हर बहन, हर फ़र्द रिश्तेदार एक जैसा नहीं होता, उनमें फ़र्क होता है। तो वो इंसान अपनी हैसियत में, अपनी इस्तिताअत में, अपनी कैपेसिटी में अपनी फैमिली के साथ चलता भी रहता है। तो अलहदा रहे या फैमिली के साथ रहे, ये इस्लाम का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब हमारे रेगुलर कॉलर हैं कुर्बान साहब, आप कॉल आ गई उनकी। अस्सलाम वालेकुम। घोटकी से बिल्कुल। कैसे हैं कुर्बान साहब? वालेकुम सलाम सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुर्बान, क्या सवाल है आपका? जी अल्लाह पाक के एहसान है। मैं तो ज्यादातर आपका बहुत लाइव प्रोग्राम देखता हूँ, तो आज मैं बहुत ट्राई कर रहा तो थोड़े जल्दी से मेरी कॉल मिल जाती है। अच्छा, सवाल ये मेरा कि सवाल तो नहीं है, मेरा राय हो सकता है कि आजकल के दौर में ना बंदा अगर सिंगल रहे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि इस वजह से कोई झगड़ा वगैरह नहीं होता घर में। अदरवाइज अगर फैमिली जॉइंट है और प्यार मोहब्बत है, हर चीज है, हर किसी को अपना हक मिलता है, छोटे बड़े की इज्जत है, फिर तो अच्छी बात है कि बंदा जॉइंट रह सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कुर्बान, आपकी राय का बहुत ज़बरदस्त राय दी आपने। इनकी राय को आगे लेकर चलूंगी कि उनकी जानिब से और मोस्टली लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि जब आप दूर रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि आप दूर रहें लेकिन आप सिला रहमी करें, आप अपने माँ बाप से इन टच रहें, उनके हकूक़ अदा करें, अपने बहन भाइयों के साथ मिलें और उनका प्रॉपर उनका ख्याल रखें। तो अगर ऐसी सूरत में अगर हम घर में रहते हैं तो छोटी छोटी बातों पर हमारी लड़ाई होती है, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। फिर वो जो हमारा शौहर है वो घर में आता है, माँ उसको अलग स्टोरी सुनाती है, बीवी उसको अलग स्टोरी सुनाती है, वो फुटबॉल बना होता है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? मैं तो फिर ये कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए। आई प्रेफर, मैं क्योंकि मेरा काम ऐसा है तो उसमें जो लोग आते हैं उनकी ज़िंदगी बिल्कुल, मैं बार बार एक ही बात कहूँगी कि वो बिल्कुल जहन्नुम है। और मैंने ऐसी माशाल्लाह नजरे बदूर मदर इन लॉज देखी हैं जिनका बस नहीं चलता कि किसी तरीके से उनका बेटा जो है ना
इस औरत को छोड़ के किसी और से और शादी वो कर खुद ले। लेके आई होती है। हाँ जी, बट ये रिलेशनशिप को इतना कोई Sad. घटिया रिलेशनशिप है सास का कि मैं खुद सास हूँ, मैं आपसे कह नहीं रही हूँ। ऐसे तो ना कहें। नहीं है, मैं बिल्कुल तो है, Relationship तो मैंने अच्छा है। घरों को तबाह होते देखा है नहीं, एक कुछ- औरत की वजह से। कुछ है लेकिन ऐसे ना कहें। मैं कहूंगी, सख्त मुझे अल्फाज। कहना सख्त अल्फाज, चले मैं नरम कर देती हूँ हाँ। कि ऐसा है कि असल में जी औरत जो है ना हमारे पाकिस्तान की, वो बहुत औसम है, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सास बुराई करती है, ऐसी क्या बात है, सॉफ्ट रहना चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट रहने में अगर आपकी जिंदगी तबाह भी हो जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, तबाह होने दें, सॉफ्ट रहें। सादी साहब वैसे सोल्यूशन क्या है अगर पीसफुल लाइफ गुजारना है अलग। ना, तो फिर सोल्यूशन क्या है? पीसफुल लाइफ गुजारने के लिए सबसे पहले माइंडसेट। माइंडसेट। और ये माइंडसेट आपका जॉइंट फैमिली में भी बन सकता है, अलग रह के भी बन सकता बिल्कुल बन सकता है। जॉइंट फैमिली में सिर्फ तब बन सकता है जब सारे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमने जिंदगी अच्छी एक दूसरे गुजारनी के है साथ। और दूसरों को खुश रहने देना है और खुद भी खुश रहना है। सादा साहब पहले जब लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, उनके बच्चे पैदा होते थे, सारी पल जाते थे, सही बात है। टेंशन ही नहीं होती थी। चाचे ने उठा लिया, मामे ने उठा लिया, फलाने ने उठा लिया, ताए ने उठा लिया, दादो लेके बैठी हुई हैं। अब तो बच्चा पालना एक पूरी ड्यूटी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो जो रिश्ते पहले थे वो बहुत खूबसूरत थे, उन्हें जमा रहने की आदत थी, लेकिन यहाँ पे जो तोड़ फोड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है, उसके बीच में प्रेफर्ड होगा कि जो शख्स अलग रह के जिंदगी अच्छी गुजार सकता है वो अलग रह के गुजारे, और जो ये चाहता है कि वो अपने माँ बाप के साथ रहे और जिंदगी पीसफुल रहे, ये बहुत जरूरी है एक सुकून का होना। कि अगर वही नहीं है और 10 लोग इकट्ठे रह रहे हैं और रोज रात को खाने की टेबल पे लड़ाई होती है, तो डोंट यू थिंक इट्स मच बेटर टू लिव एट अ सेपरेट प्लेस एंड देन कीप द रिलेशनशिप। रिश्ते जरूर रखें, रिश्ते नहीं तो फिर तो कोई फायदा नहीं। हमारे सब अमानत आप साहब, कहें। क्यों है तोड़ फोड़ रिश्तों में इतनी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इख्तलाफ को फितरी तौर पे कबूल करना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत जुदा जुदा पैदा की है। हम इस वक्त 4 लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर हमारे सामने भी एक मसला रखा जाए तो हम चारों मुख्तलिफ हाँ जी, उसका हल बिल्कुल। बताएंगे। मुख्तलिफ हल, बिल्कुल। तो अगर इस वक्त हमसे पूछा जाए कि आप क्या पीना पसंद करेंगे तो चारों जुदा जुदा बताएंगे। Exactly. हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो मेरे ख्याल है एक तो इख्तलाफ को कबूल कर लेना चाहिए फितरी तौर पर। अगर हम एक घर में रहते हैं कि हमारे मजाज भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, तबीयतें भी मुख्तलिफ हो सकती हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें ये भी कबूल कर लेना चाहिए कि मैं फ़रिश्ता नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ और मैं भी बहुत कुछ ऐसा करता हूँ बिल्कुल। कि जो खुदा की भी नाफरमानी में जाता है और जो लोगों को भी पसंद नहीं होता। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैंने इस पे बड़ा गौर व खोज किया है और बड़ा इस पे मैंने काम किया और दुनिया भी मैं फिरा हूँ, मैंने देखा है हमारे यहाँ असल में जो ये शादी की ज़िंदगी है इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई तरबियत नहीं है, कोई रहनुमाई नहीं है। मिसाल के तौर पर दुनिया में 6-6 महीने का कोर्स होता है और हुकूमत की तरफ से पाबंदी होती है या कानून पास है कि आप वो सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे फिर शादी की इजाज़त मिलेगी। वाह वाह वाह। उस सर्टिफिकेट के बगैर शादी की इजाज़त नहीं मिलती। हमारे यहाँ हम शायद पहले पाकिस्तानी होंगे कि जिन्होंने इस कोर्स का आगाज़ अपने इदारे में किया। लेकिन हमारे माँ बाप में तो कोई कोर्स नहीं किया था, उनकी शादियां तो बड़ी हमारी अच्छी चली। देखा देखी फिर दीगर जो लोग हैं इदारे हैं उन्होंने भी इसको फिर शुरू किया। मैं बाहर रहा, बाहर देखा सिस्टम तरीका, तो मैंने अपने यहाँ भी आकर फिर ये मुतारिफ़ करवाया। तो देखिए जब तक आप लड़का लड़की मियाँ भी, देखिए बहुत से मसाइल होते हैं। मैं ख़ुद यानी एक अज़दवाजी ज़िंदगी में तकरीबन 23 साल मुझे हो गए, तो मैं ये देखता हूँ कि मैं शुरू में अनट्रेंड था, मुझे मालूम नहीं था कि एक लड़की है, उसका मजाज, उसकी तबीयत, उसके नफ्सियाती तकाज़े क्या होते हैं। उसका वो मैं brought up वक्त के different साथ है। साथ वो मैं समझता चला गया। मुझे नहीं पता था कि ससुराल भी होता है तो उसके साथ किस तरह चलना होता है, या इंसान इन हालात में अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ कैसे चलता है। बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो आज दुनिया उस पर काम कर चुकी है और ख़ास तौर पर नफ्सियाती जो मसाइल हैं उस पर हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हर शोबे में अनट्रेंड बंदा ही है कि जो 10-15-20 साल लेता है, ट्रेंड होता है, फिर उसके बाद फिर दूसरे जो पीछे से आते हैं वो फिर अनट्रेंड होते हैं। हमारे यहाँ कोई तरबियत का माहौल नहीं है। मिसाल के तौर पर वालिदैन की भी तरबियत की जा सकती है कि सास को बताया जाए कि भाई आप माँ हैं, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना तरबियत। हमारे यहाँ जो इनसिक्योरिटी है ये इसलिए है कि तरबियत का माहौल हमारे यहाँ नहीं है। मियाँ बीवी की तरबियत होनी चाहिए, अभी शादी नहीं हुई उससे पहले कोर्स हो, या शादी हो जाए तो फिर उनको बताया जाए। इसी तरह वालिदैन की तरबियत है, उनको आगाह। अब आप देखिए कि हमारा सबसे बड़ा जो इदारा था वो मस्जिद था जी। आप मुझे बताइए कि हम बचपन से मस्जिद में जाते हैं, वहाँ इररेलेवेंट किस्म के टॉपिक होते हैं, जबकि असल मसाइल ये हैं ख़ानदानी मसाइल। जो नौजवान आपके सामने बैठा है आप उसको बताएं
कि आपने अपने वालिदैन का अदब एहतराम करना है, उनके साथ आपने कैसे चलना है। फिर उन्हीं की शादी होती है, उनको बताया जाए आप मियाँ बीवी बनेंगे तो बीवी के क्या हुकूक होते हैं, आप खामंद हैं तो आपके क्या फ़राइज़ बनते हैं। डिफरेंट ब्रॉटअप में पली है, तो उसके मतलब डिफरेंट ये है मिजाज कि हैं। हाँ, पूरा इन्वायरमेंट आप ऐसा बनाए ना जिससे तरबियत हो। हमारे साथ कॉलर है डॉक्टर साहब, मलिक आलम खान इस्लामाबाद से। जी मलिक साहब, क्या सवाल है आपका? देखो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं सिंपल गुजारिश करना चाहता हूँ कि हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था उसमें बेशुमार फायदे थे। सबसे ये बड़ी बात थी कि जैसे सारे लोग जानते हैं कि हर बंदे की इब्तिदाई दरसगाह जो है उसका अपना घर होता है। जी जी। जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रहते थे तो बड़े लोग जो है जब वो कोई गलती करते थे उनको टोकते थे, उनकी इस्लाह करते थे। फिर ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर कोई एक बंदा जो है उसको कोई खुदा ना खास्ता बीमार है, कोई मसला है, तो सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि आजकल के ज़माने में जब किसी की शादी होती है तो बेगम की सबसे पहले ये ख्वाहिश होती है कि मैं दूसरे दिन अलग हो जाऊँ। वो ससुर या उनके साथ रहना नहीं चाहती। एक बात, दूसरा ये है कि जहाँ आप देखें कि पुराने वक्त में जैसे केपी में हुजरा या होता था या पंजाब में हम दारा कहते हैं, दारे होते थे, उनमें लोग बैठते थे, बुजुर्ग बच्चे उनके पास बैठते थे, उनकी एक ट्रेनिंग हो जाती थी, वो मैच्योर हो जाते थे जिंदगी में आने वाले वक्त के लिए, उनको हर अच्छाई बुराई का वो हो जाता। मलिक साहब, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और यही बात हमारे गेस्ट से हम पहले भी कह रहे थे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के फायदे तो थे, नुकसानात भी साथ ही थे। तो सादिया साहिबा, अब यानी कि हम अपने अलावा बाकी सबको ठीक करना चाहते हैं। हाँ इसलिए कि फिर वहीं से बात होती है ना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अब मैंने इन्होंने मुझे कहा ना सख्ती नहीं बोली है, मैंने इतना मीठा बोलना है कि लगेगा वाओ ये मैं तो कोई नहीं। आप बोले, आपको पूरा थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं असल में सिर्फ वो पिक्चर दिखा रही थी जो मैं देख रही हूँ। जी जी। तो उसमें ये है कि जब तक हम खुद अपने आप को जानेंगे नहीं, जब तक हम अपनी नफ्स पर पाँव नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं जान सकेंगे कि हम हैं कौन। आपने नोट किया होगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हर जगह के ऊपर अपने को जानो, खुद ही को देखो, खुद ही आगाही, पता नहीं कौन सी वाली आगाही जो 30 साल क्रॉस करके भी हमारे मुल्क में बच्चों को नहीं पता लगती। बच्चे होते हैं 30 साल के बाद, है ना? ये तो मुझे लगता है आजकल 50 साल का भी बच्चा ही है। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि मैं यूथ में रहूंगा। शादी कोर्सेज और तरह के ना, वो वाले तो है ही नहीं जो वाले होने चाहिए। अच्छा, जैसे अभी ये साहब कह रहे थे, हाँ जी, के बिल्कुल होने चाहिए। मेरा स्कूल है और मैं ट्रेनिंग देती हूँ और मैं उसके बीच में डेफिनेटली ट्रेन करती हूँ। क्या ट्रेनिंग होती है? सबसे पहले तो ट्रेनिंग होती है खुदा के लिए अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना, क्योंकि तुम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जा रहे हो। लड़की स्पेशली, लड़का तो बेचारा वैसे ही इतना ख्वार हो चुका होता है अपने घरों के बीच में रह रहे, उसको तो अपने आप को मारने की आदत पड़ चुकी होती है। मारने से मुराद है अपनी हर ख्वाहिश के ऊपर वो पाँव रखेगा, क्योंकि उसके इतने ढेर सारे मसाइल होते हैं। एंड वी जस्ट डोंट रियलाइज दैट हाउ मच प्रॉब्लम अ मेल इज हैविंग। हमको ये लगता है जो आदमी तो पता नहीं आसमान से उतर के आया, तो कुछ है ही नहीं, ये दुखी नहीं हो सकता, ये हर्ट नहीं हो सकता, ये किसी को कुछ कह नहीं सकता। जबकि अगर देखा जाए तो वो हमारा हेड है, उसने अर्निंग करनी है और हमारे ऊपर फर्ज है उसकी इज्जत। वो बाहर की भी सारी स्ट्रेस अपने ऊपर लेता है, वो घर की भी सारी स्ट्रेस अपने ऊपर लेता है। हाँ जी। और उसकी जात पर ज्यादा असर पड़ता है। जी जी, और घर वाले भी ऐसा ही करते हैं। डॉक्टर साहब, ये आप जो आपने बताया कि आपने इस बात का आगाज किया, ये शादी ट्रेनिंग, क्या इसमें स्पेसिफिकली बताया जाए? यानी देखिए, पहली तो बात ये है कि हम इसमें जो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने वाला जोड़ा होता है, हम उसको बताते हैं कि भाई आने वाले वक्त में क्या मसाइल पैदा होते हैं। सही। अब देखिए, एक बेटी है या एक बेटा है, तो वो तो एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी उनकी गुजर रही होती है, माँ बाप की सरपरस्ती में होते हैं, पका पकाया खाना भी मिल जाता है, कपड़े भी मिल जाते हैं, सारा कुछ मिल गया, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है वो गुजारते हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है तो फिर क्या मसाइल शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी के हवाले से, नफ्सियाती हवाले से मसाइल होते हैं कि भाई मर्द क्या है, बीवी क्या है, पूरी यानी एक उनकी ज़िंदगी है, एक पूरा उनका वजूद है, उनकी शख्सियत है दोनों की। फिर इस्लामी नुक्ते नज़र से गाइड किया जाता है। फिर ये कि हम माहिर नफ्सियात को हर सूरत में रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर कोई किसी ना किसी नफ्सियाती मर्ज़ का शिकार है। हम जो एक शख्स जो एबनॉर्मल है, मैं ये कहा करता हूँ कि जो एबनॉर्मल है, हम उसके साथ उसकी मर्ज़ और उसकी तकलीफ़ को समझे बगैर जो उसके साथ सलूक कर रहे होते हैं, गोया कि हम ये साबित कर रहे होते हैं कि पूरा माशरा नफ्सियाती मरीज़ है।
कि उसको इतना भी पता नहीं है कि इसके साथ किस तरह मामला करना है। अब देखिए हमारे गली कूचों में जैसे ये ख्वाजा सरा होते हैं, अब देखिए कि इनके साथ क्या सलूक हम रवा रखते हैं। हालांकि तरीका हमारा ये होना चाहिए कि हम इनको एक एज अ सिटीज़न लें, एज अ पाकिस्तानी लें, एक एज अ पर्सन लें, एज अ ह्यूमन बींग लें, हम उनके साथ वो रवैया रखें। लेकिन आप देखिए कि हमारे रवैये बिल्कुल बदल जाते हैं, उसमें तज़हीक शामिल हो जाती है, उसमें तमस्खर हो जाता है, उसमें मजाक हो जाता है। तो गोया कि वो उसको कुछ नहीं है, हमें असल में प्रॉब्लम है, हम नफ्सियाती मरीज़ हैं कि हमारा रवैया नॉर्मल नहीं रहता, अब नॉर्मल हो जाता है। तो एक तो इस पर बड़ी ट्रेनिंग हम देते हैं और ख़ास तौर पे जो नफ्सियाती हवाले से लेक्चर्स होते हैं उसकी तादाद भी हमारे यहाँ ज़्यादा होती है। और आपका कितनी ड्यूरेशन का कोर्स है? तकरीबन हम इसको तो रखते हैं वैसे 13 सेशन आप कह लें, 13 से 15 तक सेशन हम रखते हैं। तो इसमें नौबियाता जोड़ा जो उनसे है और ख़ास तौर पर जो नई ज़िंदगी आगाज़ करने वाले लास्ट में आपको कमेंट देना चाहें जॉइंट फैमिली एंड सिंगल फैमिली? देखिए मैंने जो आगाज़ में बात कही वही बात मैं फिर करूँगा कि ये आप हर इंसान पर आप छोड़ दीजिए कि वो अपने हालात के मुताबिक, बस इंसान की तरबियत ऐसी कीजिए कि जहाँ वो अपने हक़ की हिफाजत करे वहाँ पर वो किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचाए, किसी और का हक़ ना मारे। एक मुकम्मल एक नॉर्मल शख्सियत हमारी होनी चाहिए और हमें बनाने में किरदार अदा करना चाहिए, ये सबसे बुनियादी काम है। सादिया साहिबा, योर कमेंट्स? मेरा कमेंट ये होगा कि इकट्ठे रहने में बहुत सारी अच्छी बात है, जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन अगर आप उनको इकट्ठा करें तो ज़बरदस्त किस्म का मुक्का पड़ता है और वो पंच लगाए ना आप किसी को तो आपकी सारी ज़िंदगी ईजी हो जाएगी। तो पंच लगा के रहें कि हाउ डेयर आप किसी की ज़िंदगी को ख़राब कर सकें। हर रिश्ता, वो माँ बाप, बहन भाई, बीवी, हू एवर इट इज़, अगर उसके बीच में मोहब्बत और इज्जत नहीं है तो वो रिश्ता बिल्कुल ज़ीरो है। तो पंच बना के रहें और उसको बोलें हेलो, स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग। जो भी चीज़ नेगेटिव है, टॉक्सिसिटी से दूर रहें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें और नेगेटिविटी को बिल्कुल पास ना आने दें, तो ज़िंदगी आसान ही आसान है। बहुत शुक्रिया जी सादिया साहिबा। अच्छा, हमारे कॉलर एक हमारे साथ हैं जाते जाते, अदनान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अदनान, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। जी बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र है। क्या सवाल है आपका? जी सवाल नहीं है, मेरा कमेंट है मेरा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर। जी ये हमारी मशरकी रवायात है। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि शादी के पहले साल लड़का और बच्ची को अलग कर देना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने के लिए, साल के लिए, तो वो आपस में बॉन्डिंग कर ले। जब बॉन्डिंग कर ले तो बाद में फिर बेशक आप खानदान में ले आए। हमारे अपने खानदान में 2-3 जगह पर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये बड़ा कामयाब एक्सपेरिमेंट हो गया है। अच्छा। शुरू में आप अगर मुश्तरका खानदान में ले आते हैं तो वो मसले मसाइल होना शुरू तो बाद में फिर वो आएगी नहीं जॉइंट फैमिली में, फिर तो उसको नहीं आ जाती है। देखिए एक लड़की को आप ला रहे हैं, खानदान बनाने के लिए लेकर आ रहे हैं, वो खानदान बनाने लेकर आ रहे हैं। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, लेकर आएंगे, तो वो खानदान में आ जाएगी। और ये हमने हमारी जो भी रिसेंट शादियां हैं हमारे खानदान में, हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया है। जबरदस्त। वो मियाँ बीवी साथ रहते हैं तो उनके आपस में झगड़े नहीं होते, उनकी बॉन्डिंग हो जाती है और फिर वो मुश्तरका खानदान का हिस्सा बन जाते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो ये मसले मसाइल हुकूक और उनके आप बता रही हैं, इससे मेरे एक छोटी सी बात है कि मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का होता है और बीवी पे सबसे बड़ा हक उसके शौहर का होता है। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। यानी कि जो लड़की की माँ है वो उसका सबसे बड़ा हक उसके मियाँ का। बहुत जबरदस्त बात किया आपने अदनान, और बड़ा अच्छा एक आपने आइडिया भी दिया हमारे सुनने वालों को। एक नई तजवीज़ है जिस पे अमल कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो करें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने अपने ख़ानदान में ये तजुर्बा किया है कि पहले 6 महीने हमने लड़की को लाकर अलग कर दिया, मियाँ बीवी को, और वो जब उनकी बॉन्डिंग हो गई तो उसके बाद फिर उनको वापस जॉइंट फैमिली में ले आए और बड़ा अच्छा सिस्टम रहा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हमारे जो गेस्ट थे उनकी जानिब से भी कहा गया कि अगर आप रह सकते हैं और रख सकते हैं तो आप रहें, लेकिन अगर आप नहीं रह सकते तो फिर आप अलग हो जाएं, टॉक्सिसिटी से दूर रहें। सादिया साहिबा, डॉक्टर अमानत साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। आप लोगों ने मसरूफ़े से वक्त निकाला और सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने सेगमेंट को एंजॉय भी किया होगा और उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी हुआ होगा। तो जी हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। एक ब्रेक। तो जी अब वक्त हो गया है हमारे उस सेगमेंट का जो हमारे दिलों के सबसे ज़्यादा करीब है। सुनो हमारी जान है पाकिस्तान। और आज हम आपको पाकिस्तान में अजायब घर के बारे में बता रहे हैं। तो किसी भी मुल्क का जो अजायब घर होता है वैसे वो वहाँ की तारीख़, तहजीब और सकाफ़त की अक्कासी करता है। ऐसा ही एक अजायब घर कराची शहर में नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान के नाम से भी कायम है, जो पूरे पाकिस्तान की सकाफ़ती अहमियत को उजागर करता है, जहाँ पत्थर के दौर से लेकर
क़याम पाकिस्तान के सदियों पुरानी नादिर अशिया रखी गई हैं और यहाँ पर एक चांद का टुकड़ा भी रखा गया है जिसे 1972 में अपोलो 17 मिशन में चांद से लाया गया था और बाद में उसे अमेरिका ने पाकिस्तान को तोहफे में दिया था। वाह वाह वाह, जैसे लोग आजकल कहते हैं तुम्हें मैं तोहफे में चांद दे दूंगा, तो ये तो बात सच्ची हो गई थी। 1972 में ये लाया गया था। तो चलो देख लेते हैं। जी बिल्कुल। नेशनल म्यूजियम कराची के बर्न्स गार्डन में 1969 में कायम किया गया और यहाँ पर विक्टोरिया म्यूजियम के नवादरात को मुंतकिल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर यहाँ कुरान गैलरी और गंधारा आर्ट गैलरी बनाई गई, मगर बाद में यहाँ 8 से ज़ायद गैलरियाँ कायम की गई। नेशनल म्यूजियम की कुरान गैलरी में 5वीं सदी के कुरानी नुस्खों समेत मुख्तलिफ अदवार के 300 के लगभग नायाब कुरानी नुस्खे मौजूद हैं। यहाँ कदीम दौर के कलमी नुस्खों के कुछ कुरानी औराक दीवार पर फ्रेम की सूरत में नस्ब हैं। एक जानिब कदीम दौर के मुसव्विरों के फन को नुमाइश के लिए पेश किया गया। म्यूजियम में कदीम दौर के जंगी हथियारों को शीशे के फ्रेम में सजाया गया, जिसमें पुरानी तर्ज के तीर कमान, लोहे की टोपी और दीगर अशिया शामिल हैं। यहाँ एक हिस्से में कदीम जमाने के मुजस्मे रखे गए हैं, जिसमें गंधारा आर्ट और बुद्ध मत के मुजस्मे और टेक्सला के मकाम से मिलने वाले तारीखी मुजस्मे शामिल हैं। यहाँ की इंडस सिविलाइजेशन गैलरी में पाकिस्तान में रहने वाले अफराद के कदीम लाइफस्टाइल को मुजस्मों और अशिया के जरिए दिखाया गया है। यहाँ कदीम जमाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी रखे गए हैं। फ्रीडम गैलरी में क़याम पाकिस्तान के वक्त कायदे आज़म को मिलने वाले बैजेस, दस्तावेजात और उनकी तस्वीर रखी गई हैं। क्या बात है जी, खूबसूरत और नायाब नमूने गैलरीज में और म्यूजियम में मौजूद हैं, जिनको आप जाकर देख सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं। और वो जो तस्वीर जो आपको नॉर्मली नहीं मिलती, वो आपको इन दीवारों पर लटकी हुई नजर आएंगी और आपको पता लगेगा कि उस वक्त क्या कुछ हुआ, कितनी मेहनत से पाकिस्तान बनाया गया और कितनी जिद्दोजहद की गई सारी सिचुएशन। तो जी व्यूवर्स, आज के हमें शो से इजाज़त दें। फिल वक्त के लिए इतना ही। कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।